मामला खराब है, थिंग्स आर वेरी सीरियस। कब आपको ऐसा एहसास हुआ? तो उस दिन तारीख 1 मई थी, तो न्यूज़ में आने लगा कि मणिपुर में अभी कुछ नए क्लैशेस स्टार्ट हो गए। जब हथियार सिविल आदमियों के हाथ में लग गए सर, तब हमें एज अ सिक्योरिटी एजेंसी ये पता था कि अब सिचुएशन हाथ से बाहर होगी। एक दिन न्यूज़ आती है कि नज़दीक का एक पुलिस स्टेशन को मॉब ने लूट लिया। बिकॉज इस वाले केस में क्या है कि आप फायर भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने भी एक वेपन छीना, मैंने भी एक वेपन छीना, फिर उसके बाद जवानों ने वेपन छीना। टोटल हम 6 वेपन, एक LMG, AK-47 कि जब एक बार कमांडर का वेपन छिन गया तो उसके बाद उनके ग्रुप में भी हिम्मत टूटी। यू माइट हैव सीन सर, कोई वीडियोस आती थी, कोई डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स की। आपका मकसद उनको मारना नहीं था, आपका मकसद था कि वो कैंप को बर्बाद कर दें। कि ये हमारे एक वेपन से बहुत डरते हैं, या तो MMG या रॉकेट लॉन्चर। क्वाडकॉप्टर उड़ाया सर, एंड वी कुड स्पॉट सम 30 to 36 ऑड मिलिटेंट्स। उसमें इमीडिएट HE का राउंड लगते ही उसमें आग लग गई सर। तो उसी टाइम पे ये सपोर्ट ग्रुप मोटार होता है कि अभी स्मॉल आर्म आया है, स्टार्ट फायरिंग स्मॉल आर्म LMG। सर आई एम अ टैंक मैन, लेट मी स्टार्ट विद RL फर्स्ट। इनफैक्ट मैं सोच रहा था आपने अपने टैंक को मिस तो नहीं किया। सर द बेस्ट थिंग इज, तो उनको खौफ ही एक चीज का है सर, तो जो खौफ है उसी से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, दिल में खौफ बैठना चाहिए वो। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में जहां हर मोड़ पर अनसर्टेनिटी है और हर रात अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आती है, वहां खड़े होते हैं कुछ ऐसे सिपाही जो न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि अपने ही देश के अंदर शांति और विश्वास को बनाए रखते हैं। ये कहानी है मणिपुर की, जहां हालात सिर्फ हेडलाइंस नहीं थे बल्कि ग्राउंड पर एक कॉम्प्लेक्स और डेंजरस रियलिटी थी। और इस सच्चाई के बीच असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के वीर जवान दिन रात लगे रहे, एक ही मिशन के साथ कि देश की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा। आज हमारे साथ हैं दो ऐसे ऑफिसर्स जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाएंगे बल्कि वो सच बताएंगे जो उन्होंने खुद जिया है। दोनों ने अलग अलग ऑपरेशंस में अपनी वीरता का प्रमाण दिया और दोनों को सेना मेडल वीरता से पुरस्कृत भी किया गया। और एक और ख़ास बात, दोनों की शुरुआत हुई थी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से और दोनों बिलोंग करते हैं आर्मर्ड कोर से। यस, दोनों टैंकमैन हैं, लेकिन जब देश ने बुलाया तो सिर्फ इन्होंने टेरर नहीं देखा, सिर्फ मिशन देखा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ग्राउंड रिपोर्ट है, एक फौजी की नज़र से। और शुरू करने से पहले सभी पेट लवर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज, हमारा ऐप सूफी ज़रूर चेक करें। इसका आइडिया सिंपल है, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहाँ पेट लवर्स और पेट पेरेंट्स एक साथ जुड़ सकें, जहाँ आप अपने पेट्स के साथ अपनी स्टोरीज, मोमेंट्स और रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स एंड रवि एंड तुषार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब भी मैं असम राइफल के किसी भी ऑफिसर, JCO जवान से मिलता हूँ, बिकॉज मैं खुद 23 असम राइफल में था 2009 से 11, और आपको मजरी ड्रेस में बैठे हुए देखा मैंने, तो मतलब वो कहते हैं ना कि आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हम लोगों ने सोचा कि आपका एक ही साथ करते हैं पॉडकास्ट, बिकॉज दोनों असम राइफल में सर्व कर चुके हो, दोनों को असम राइफल के दौरान सेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त हुआ। उसके बाद दोनों आर्मर्ड रेजिमेंट के हो, दोनों ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग लगभग एक साथ ली है, एक कोर्स आगे पीछे। तो एक साथ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जिसमें शायद एक दूसरे की आप टांग भी खींच पाओगे।
है ना जैसे OTA में कोशिश करी होगी शायद। तो वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर। Thank you very much, sir. Yeah. So very nice and thank you so much for being here. In fact, आप लोग के थ्रू सबसे पहले we would like to extend our respect पूरे असम राइफल्स के लिए and even आर्मड में जो लोग हैं and especially जो लोग अभी मणिपुर में डिप्लॉयड है। हमने काफ़ी टाइम मणिपुर में निकाला हुआ है और आप लोग को देख के एक्चुअली मज़ा आ रहा है। Sir. And तो शुरू करते हैं असम राइफल्स की बातों से। Sir. Yes, Sir. सो ये बताइए आपका टाइम ख़त्म हो गया असम राइफल में। Yes, sir. Just almost 2 months back, sir. तो अभी आपको कैसा लग रहा है? Definitely, sir. The chapter I'll visit the most in my career will be my tenure in Assam Rifles, sir. But there is always a happy feeling to be back in the parent unit, sir. बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं असम राइफल की ना, जो बाकी फौज से अलग है ना। जब आप गए होगे अपनी आर्मर्ड यूनिट से, रेजिमेंट से एंड असम राइफल पहुंचे होगे, तब आपको वो अंतर दिखाई दिया होगा। इनफैक्ट जो इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं जो जाते हैं अपनी यूनिट से, उनको भी वो अंतर काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। Sir. मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कि आपको कैसे, मतलब क्या डिफरेंस लगा, कि क्या चीज़ है, क्या अलग है। यूनिट से जब पोस्टिंग का मेरे को ऑर्डर मिला कि मैं असम राइफल जा रहा हूँ, तो उस दिन तारीख 1 मई थी और मेरे यूनिट में जैसे दोनों ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनसे बात हुई कि कैसा है मणिपुर, क्या है। तो उन्होंने यही बताया कि साहब पिछले 4-5 सालों से काफ़ी शांति का माहौल है उधर, और कुछ ही दिनों बाद न्यूज़ में आने लगा कि मणिपुर में अभी कुछ नए क्लैशेस स्टार्ट हो गए। यूनिट में रहने, जैसे आपने बताया कि इन्फेंट्री और आर्मर्ड का काफ़ी प्रोफाइल अलग है और काफ़ी रोल अलग है, पर ट्रेनिंग जो एकेडमी में दी जाती है वो सबको एक जैसी दी जाती है। और मैं किस्मत वाला रहा कि मैं यूनिट हमारी लद्दाख में थी, तब मुझे मौका मिला एक इन्फेंट्री कोर्स ऑल आर्म कोर्स लीको करने का, जिसका CIJW वेरंगटे में करने का मौका मिला। सो तुषार, वेरी नाइस। इनफैक्ट आप बताइए मेरे को कि अभी आप अगर असम राइफल की कोई चीज़ मिस करते हैं Sir. तो क्या मिस करते हो? सर जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ सर, जैसे कि मैं पहले थोड़ा सा एक भूमिका बांधूंगा सर। जब असम राइफल में फर्स्ट पोस्टेड इन हुए सर, तो पहला दिन सर, तो वहाँ पे ट्रूप्स देखा सर, तो 60 ईयर प्लस का भी सोल्जर, 60 ईयर का सोल्जर भी वहाँ पे मौजूद था सर। वो वारंट ऑफिसर रैंक पे था या JCO रैंक पे था। 60 ईयर सोल्जर को जब हमने सर फर्स्ट पेट्रोलिंग पे जाते देखा सर, और जो मोटिवेशन और जिस ड्रिल के साथ वो मूव करते हैं सर, जो अपनी तरतीब को बांधे रखते हैं इस डिफ़िकल्ट नॉर्थ ईस्ट टेरेन में और एनवायरनमेंट में, सो वो चीज़ सर दैट काइंड ऑफ हिट मी कि दैट शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इन फौज। सो दैट आई विल मिस द फिजिकल स्टैंडर्ड्स दैट जो असम राइफल सोल्जर्स ने डिस्प्ले किया है सर। आपका पहला दिन कैसा हुआ था? सर जब मैं पहले तो AR के लिए ऑफिसर को पहले दीफू में रिपोर्ट करना पड़ता है, तो जैसे दीफू में प्री इंडक्शन ट्रेनिंग चलती है, वो तकरीबन जब मैं पहुंचा तब ये क्लैशेस वहाँ पे मई के महीने में स्टार्टिंग हुए थे। तो जस्ट कि नया, आप कब पहुंचे थे? मैं 23 मई को रिपोर्ट किया था। 23 में, और मई में क्लैशेस भी तभी शुरू हुए? हाँ, मई में 3 मई से क्लैशेस स्टार्ट हुए थे। तो आई थिंक थिंकिंग ये थी उस टाइम कि नए ऑफिसर आए जो इस एरिया के डायनामिक्स नहीं समझे हैं अभी, क्योंकि हर एरिया के डायनामिक्स अलग होते हैं। RR के अलग हैं, मणिपुर के अलग हैं, और मतलब नॉर्थ ईस्ट के अलग हैं। तो जो भी थिंकिंग प्रोसेस रहा होगा उस टाइम ये था कि हमारी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग थोड़ी लंबी चली, कि नए ऑफिसर को इंडक्ट करने के लिए ये कोशिश की गई कि पहले थोड़े टाइम पुराने ऑफिसर रहें और नए ऑफिसर को थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए, उस माहौल के बारे में बताया जाए कि क्या है मणिपुर का डायनामिक्स, क्या है, या फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी जो क्लैशेस के डायनामिक्स क्या है, कि कोई ऑफिसर एकदम से पहुंचे वहाँ पे, कोई जोश में कुछ ऐसा सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है। तो AR की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ये सिचुएशन जितनी हो सके, जितनी अच्छी तरह हो सके, उतनी ज़्यादा हैंडल की जा सके। तो इसके बाद सर मणिपुर में कुछ अंडरकरंट्स साथ साथ शुरू हो गए थे, बट उस टाइम पे हम दीफू में अपनी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे थे सर। जितने भी ट्रूप्स असम राइफल के दीफू में थे, द ऑफिसर, द इंस्ट्रक्टर्स, उन्होंने हमें बता दिया था कि मणिपुर में कुछ बॉयल हो रहा है, इट विल नाउ कम टू वो ब्लास्ट होगा ज़रूर। सब्सिक्वेंटली सर जैसे हमने प्री इंडक्शन ट्रेनिंग ख़त्म की, देन वी मूव टू आवर हेडक्वार्टर, DG हेडक्वार्टर, हम शिलोंग में गए सर। बाय देन इट वॉज 6th of May सर।
3rd of May को मणिपुर पूरा इरप्ट हो गया था सर. द वायलेंस हैज स्टार्टेड इन मणिपुर सर, एंड बाय देन 6th of May वी वर अलॉटेड द यूनिट सर. सो आप कौन सी यूनिट में जा रहे हो और वो यूनिट की लोकेशन कहाँ है. सब्सिक्वेंटली जब मुझे अपनी यूनिट मिलती है तो इट वाज आल्सो इन मणिपुर सर. कहाँ पे? It was in Chandel district of Manipur sir. So when I joined, moved from Shillong to Imphal sir. Imphal में जब मुझे कोई गाड़ी लेने आती है सर, I saw कैस्पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा सर. आपने पहले नहीं देखा था? नहीं सर, आर्मर्ड कोर में टैंक जरूर देखा था आर्मर्ड का, बट कैस्पर से पहली बार वहाँ पे देखा सर. तो वो कैस्पर सर मणिपुर में उस टाइम असम राइफल. इम्फाल तक कैसे कॉन्वॉय में गए होंगे? इम्फाल पे लैंड हो गए सर. Oh, by flight. Yes Yes. sir, it was used by flight sir, but from Imphal to company location sir. तो रोल क्या था असम राइफल का इस वाले पूरे उसमें? कि जब हम पहुँचे, ये मेरे से 1 महीना पहले पहुँचा, और जब मैं यूनिट पहुँचा तब मुझे यूनिट अलॉट हुई. जो मुझे पता चला उस टाइम कुगा सीसीपुर में यूनिट थी. तो यूनिट ऐसी लोकेशन पे होने के लिए जहाँ पे ऐसी लोकेशन पे थी जहाँ पे दोनों कम्युनिटी थी. तो मैं जब तक पहुंचा तब तक पर ये हो गया था कि यूनिट ने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को, तकरीबन 700 लोगों को, दोनों कम्युनिटी के लोगों को अपने उसमें यूनिट के एरिया के अंदर शेल्टर दिया था. जब सारी लोकेशन से उनको यूनिट के अंदर लेके आया गया था. ओके, वो कैंप टाइप बना दिया गया, कैंप रखा गया था जहाँ पे दोनों कम्युनिटी साथ में रही. अच्छा, साथ में? क्लैश के बीच में भी दोनों कम्युनिटी साथ में रही, और फिर उनके बाद उन्हें अपनी अपनी लोकेशन पे पहुंचाया गया जिसका जिक्र ये कर रहा है. जब तक मैं पहुंचा तो यूनिट ने पहले ही बहुत अच्छा काम कर चुका था इस टाइम. और फिर इस टाइम यूनिट ने ये किया कि जो भी यूनिट है, जो भी चाहे वो वैली में हो चाहे हिल्स में हो, उन्होंने अपने अपने एरिया में जहाँ पे भी बीच में उन्हें ऐसी ज़रूरत लगी कि वहाँ पे AR की एम्प्लॉयमेंट या डिप्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई कि बीच में ऐसा सिक्योरिटी जोन बनाया जा सके कि लोग सुरक्षित अपने अपने एरिया में रह सकें और यहाँ से ये क्लैश और ना बढ़ पाए. तो ये कोशिश की गई. आफ्टर दिस जो कुकी को मेती कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी को सेफ शेल्टर तक पहुंचाने के बाद सर दैट एक सिक्योरिटी जोन बनता है सो दैट कोई आदमी इधर से उधर ना जा सके. उसको प्रोवाइड करने का काम असम राइफल और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने फिर मणिपुर में शुरू किया. असम राइफल के साथ CRPF, BSF, इंडियन आर्मी, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सिक्योरिटी जोन टाइप बनाया सर, जो इंटर कम्युनिटी पर्सन्स को मूवमेंट नहीं होने देता. और इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की कि अगर बीच में जैसे एरिया डिवाइड होने, मतलब सिक्योरिटी जोन बनने की वजह से कि लोगों को ये ना लगे कि वो किसी और चीज़ों में, जैसे अगर कुछ खाने या राशन की किसी को अगर शॉर्टेज है तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की. बिकॉज कि बीच में ये हुआ था सर, DCs ने रिलीज़ करना शुरू किया था कि कुछ हर कैंप तक कुछ ना कुछ पहुँचे पाए, हर कम्युनिटी तक कुछ ना कुछ सामान पहुँच पाए. तो AR ने वो भी पहुँचाने की कोशिश की. इसके अलावा जब ऐसा लगा क्लैश की वजह से काफ़ी लोगों में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ AR ने वहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज, सद्भावना के थ्रू मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए, जहाँ स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाए, और जहाँ पे प्रोटेक्शन जो मैं पहले बता चुका हूँ, और प्रोटेक्शन ऑडियंस के लिए कि हम कुछ सवाल शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट, हम जानबूझ करके अवॉइड कर रहे हैं. हम जानना चाहते हैं कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, हमारा ज़्यादा फोकस वहाँ रहना चाहिए. तो आप दोनों के लिए मेरा सवाल, कोई एक इंसिडेंट, जो पहला इंसिडेंट शुरुआत में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ जिससे आपको लगा कि भैया मामला ख़राब है, थिंग्स आर वेरी सीरियस, कब आपको ऐसा एहसास हुआ? सर जैसे इनिशियल डेज में मैंने बताया कि कम्युनिटीज़ को, IDPs को सेटल डाउन करने के बाद ये मणिपुर क्लैशेस कुछ हद तक थोड़ा सा शांत रहा. फिर इंसिडेंट शुरू होते हैं सर. एक दिन न्यूज़ आती है कि नज़दीकी साथी में नज़दीक का एक पुलिस स्टेशन को मॉब ने लूट लिया सर. बिकॉज इस वाले केस में क्या है कि आप फायर भी नहीं कर सकते हो, पूरा मॉब है उसमें, बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर 4 बंदे हथियार के साथ आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपको पता है कि भाई आप फायर खोल सकते हो. तो सर जब ये इंसिडेंट हमने सुने और ये सीरीज़ में होते गए, एक के बाद एक एपिसोड आता रहा, हर 2-4 दिन के बाद आता रहा, उस टाइम वी रियलाइज कि नाउ द सिचुएशन ये थोड़ा ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है. तब तक इट वाज कि इंटरनल क्लैशेस हो गया है 2 कम्युनिटीज़ के बीच, शायद ठीक हो जाए, एंड शायद ठीक हो जाए, बातचीत करके ठीक हो जाए. बट जब हथियार सिविल आदमियों के हाथ में लग गए सर,
तब हमें एज अ सिक्योरिटी एजेंसी ये पता था कि अब सिचुएशन हाथ से बाहर होगी। तो रवि, अभी आपसे पूछते हैं कि जो ऑपरेशन जिसमें आपको सेना मेडल गैलेंट्री मिला, सर वो किस तरह से हुआ, क्या खबर थी एंड किस तरह से आपने प्लानिंग करी, कैसे एग्जीक्यूट किया पूरा? खबर सर, मेरा ऑपरेशन फरवरी के महीने में हुआ था सर। हमें खबर 2 महीना पहले से आने लग गई थी, मंथ ऑफ दिसंबर, कि दैट देर आर सम ग्रुप विच आर यूजिंग जो रास्ता हमारे AOR से होके जाता था। वो AOR का जो रास्ता था वो एक सू कैंप को कनेक्ट करता था। सू एज इन Suspension सस्पेंशन of ऑफ ops. ऑपरेशन, कुछ ग्रुप्स के साथ में सस्पेंशन हाँ, जिनकी गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी है, उस कैंप का अगर उस कैंप के अंदर आपको घुसना है तो पहले आपको प्री नोटिफाई करना पड़ता है। पुलिस के रैप के साथ वो उस कैंप के अंदर घुस सकते हैं। एंड उसमें एक आर्मरी भी होती है जिसकी चाबी एक एसपी के पास होती है, एक उनके पास होती है। बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में। कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ आपके साथ सीज फायर है, किसी के साथ आपका सस्पेंशन ऑफ ऑप्स है, किसी के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो किसी के अगेंस्ट। यस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 20% से ज़्यादा स्ट्रेंथ छुट्टी पे या नहीं हो सकती है, सब उसकी पूरी नॉमिनल रोल होती है कि दीज आर द सर्टेन डायनामिक्स जो सू कैंप के हैं। गवर्नमेंट द्वारा मणिपुर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ इसलिए बन पाए हैं क्योंकि हमें पता है कि ये JNK जैसे नहीं कि बाहर के टेररिस्ट या फिर ये हमारे ही लोग हैं, जिन्हें अगर एक मौका दिया जाए तो वो चेंज हो सकते हैं, या फिर जो अगर करें तो अपनी एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको बिना कोई लीथल एक्शन लिए भी चेंज किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। बट हमें पता चला कि उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ग्रुप्स उसी रास्ते को यूज़ करते हुए वहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। तो पहले इनिशियली जनवरी के महीने में वहाँ पे एक TOB, टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस, उसी एरिया के पास स्टैब्लिश किया गया कि जिससे लोकल के साथ अपना लाइजन बढ़ाया जा सके, लोकलों से थोड़ी जानकारी निकाली जा सके। उस समय कुछ समय रहने के बाद वहाँ पे तो जो मेरे अलावा कोई दूसरे कंपनी कमांडर वहाँ पे उस टाइम इनिशियली गए थे, तो उन कंपनी कमांडर ने जब क्या लोकलों से बात की तो ज़्यादा कुछ वो बताने के लिए उसमें वो नहीं थे, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे एरिया में जहाँ से डेली मूवमेंट है थोड़ा घबराहट रहती है लोगों के मन में। पर धीरे धीरे करके जब वो 10 दिन की TOB लगी तो उसमें धीरे धीरे पता चला कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद जनवरी के कुछ आखिरी कुछ दिनों में वहाँ पे CO के डायरेक्शन आए कि अगर हमें अभी नहीं पता चल रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ मूवमेंट कर रही है, कितने लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो मुझे टास्क दिया गया कि आप जाके वहाँ पे कैमरा लगा के आइए। ये कैमरा था वायरलेस कैमरा जिसमें सिम डलता है और ये डायरेक्ट नेटवर्क से आपको वहाँ से या किसी रिमोट लोकेशन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये कैमरा ऑब्जर्व करता है उस कैंप को नहीं, कैंप के रास्ते को। कैंप में तो हमें पता था कि उधर सस्पेंशन ऑप्स वाले लोग रह रहे हैं, बट हमें ये पता था कि इधर से पीछे से रास्ते को यूज करके कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस रास्ते को यूज करके यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, जो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, एक्सटॉर्शन के लिए, अपना राशन के लिए, और ये जो उस कैंप से एफिलिएटेड नहीं है। एक्चुअली सस्पेंशन ऑफ ऑप्स में कैंप से आप वेपन्स लेकर के बाहर नहीं जा आ सकते हैं। सकते। वेपन्स आप सिक्योर करके कुछ वेपन शायद आप रख सकते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए। अदर देन दैट आपको सारे वेपन्स कोच में जमा करके जो हम महामारी में आप अपने कैंप के 200 मीटर तक अपना सिक्योरिटी पैरामीटर पेट्रोल सब कुछ कर सकते हैं, पर उसके बाहर आप नहीं आ सकते। तो वही वो ग्रुप उसका फ़ायदा उठा के उस लोकेशन में मूवमेंट कर रहे थे, जो हमें इनिशियल खबर थी कि वो मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे कैमरा उस लोकेशन पे कैमरा लगाने जाना है तो उसके साथ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि आपको आप डायरेक्टली आप नोटिस में आ जाएंगे, लोकल्स को भी पता चल जाएगा। और रात में मूवमेंट की तो आपको पता है कि एक अगर कम्युनिटी का विलेज है तो उसमें आप अलग ही स्टैंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये था कि दिन में ही जाना था और कम स्ट्रेंथ लेके जाना था और दिन के टाइम ही ये बट असम राइफल में तो सारे तरह के लोग हैं, तो आसान है आप लोग के लिए। पर ऑफिसर को साथ में जाना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऐसा बड़ा टास्क करने जा रहे हैं कि तो ज़रूरी है कि ऑफिसर भी साथ में जाए, और क्योंकि बंदों को भी मोटिवेशन मिलेगी, वरना थोड़ा रिस्क के चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं। तो हम 4 की टीम बना के सारे एक व्हीकल लेके उस जो हमारी लोकेशन थी उस तरफ मूव किया। वो हाइट तकरीबन 400 से 500 मीटर रहेगी। तो वहाँ पे उस हाइट पे जाके हमें पता था उस एरिया में मूवमेंट हो रहा है, जो हमें TOB से स्टैब्लिश हो गया। ये कैंप से कितना दूर था जो आप? ये कैंप से अराउंड 500 मीटर्स की लोकेशन पे था। बट जो कैंप था उसके पास ऐसी वो लोकेशन पे था कि उससे कनेक्टेड 2 रिज थे एडजेसेंट, जो बीच में एक पतली सी गली से कनेक्ट होते थे। ऊपर एक सिंगल रिज लाइन जा रही थी जो दोनों
दोनों हाइट्स को कनेक्ट कर रही थी और कैंप जो था वो डाउन नीचे था। नीचे नीचे बेस में था मतलब एक रिजलाइन है सर। और कैंप बीच में कहीं उस साइड में नहीं नहीं सर, दो यहाँ कैंप है बीच में, नीचे कैंप है, यहाँ पे एक हाइट है, उससे बीच में एक रिज लाइन कनेक्ट कर रही है और ऊपर एक और हाइट है। तो ये जो थे वो इस हाइट में थे। तो जब हमें ये टास्क मिला कि 4 लोगों की टीम बना के कैमरा लगाने जाना है, तो हमें ये पता था कि उस एरिया से मूवमेंट हो रही है, पर हमें ये फिक्स नहीं था कि किस या वो उसी रास्ते का यूज़ कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कितनी स्ट्रेंथ वहाँ से मूव कर रही है। तो जब मैं अपनी पार्टी लेके 4 बंदों के साथ उस लोकेशन पे पहुंचा, तो हमने जब कैमरा लगाने की कार्रवाई शुरू की, जब हम रिज पे था, तो हमें ये पता था कि हमने वो लोकेशन इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि वो डोमिनेटिंग थी, चुनी थी इसलिए क्योंकि वो डोमिनेटिंग थी, वो आसपास का एरिया सारा कवर करती थी। पर जब हम उस रिज पे पहुंचे तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि हमें जो उस रिज से नीचे डाउन स्लोप में ही, क्योंकि अगर हम कहीं और से देखते तो वो लोकेशन इतनी जाहिर नहीं होती, पर जब हम उस रिज पे पहुंचे तो हमें डाउन स्लोप पे ही बंकर बने हुए दिखे, कनेक्टिंग ट्रेंचेस दिखे जो कनेक्ट कर रहे थे, जिससे कम्युनिकेशन ट्रेंचेस दिखे, जिससे ये पता चल गया कि यहाँ पे उनका जीटीआई है प्रॉपर बना रखा था। प्रॉपर बंकर बने हुए थे। और जो कैंप के उसमें कुछ उधर मूवमेंट भी दिखी, वो हमें नहीं देख पा रहे थे बिकॉज हम डोमिनेटिंग हाइट पे थे, पर वो डाउन स्लोप में होने की वजह से हम उन्हें देख पा रहे थे। तो ये देखने के बाद फिर जब हमने उनकी स्ट्रेंथ असर्टेन हो गई, तो हमने सोचा फिर अगर यहाँ पे कैमरा, अगर उस टाइम कैमरा लगाया जाता तो शायद ये पता चल जाता कि यहाँ पे कोई एआर या फिर कोई आके सिक्योरिटी फोर्सेज आके यहाँ पे मूवमेंट करके गई। तो उस टाइम हमने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे कैमरा नहीं लगाना चाहिए। तो उस स्लोप से वापस आए, सीओ साहब को रिपोर्ट दी, सीओ को बताया कि सर ऐसे यहाँ पे हमें, और जो हम सोच रहे थे कि यहाँ से मूवमेंट हो रही है, हमने एक हाइड आउट फाइंड कर लिया है जिसमें स्ट्रेंथ 6 से 8 तक की हो सकती है, क्योंकि 3 ट्रेंच देख के पता चल रहा था, जिसमें एक एलएमजी जो जाहिर हो रही थी कि एक एलएमजी पोस्ट थी और बाकी 2 छोटी पोस्ट जिसमें पर्सनल वेपन लेके बंदे बैठे हो सकते थे। तो जब ये सीओ साहब को बताने के साथ साथ ये कंफर्म भी पहले किया गया, क्योंकि थोड़ा लोकल से, थोड़ा आसपास से, कि यहाँ पे जो ये बैठा है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था कि कहीं ये नीचे वाले जो सू कैंप वाले हैं वही तो आके इधर पे इन्होंने कहीं हाइड आउट तो नहीं बनाया हुआ है। तो कौन होंगे? वही तो होंगे सर। यही जानने की कोशिश की गई कि वो उस कैंप के हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो सूक वाले होते तो सू वाले इंडिविजुअल को वी कांट अरेस्ट, उनको पकड़ नहीं सकते हम। तो क्योंकि एक कैंप के इतने पास और कोई आकर के कैसे पर बनाएगा? वही कि कैंप से अगर इतने पास हैं तो वो वहाँ पे कैंप वाले मूवमेंट कर रहे हैं या फिर ये कोई दूसरा ग्रुप है, आपको कंफर्म क्योंकि करना था। हाँ कंफर्म करना था। तो काफ़ी ह्यूमन इन टेलीफोन कन्वर्सेशन जो हमने, जो वायरलेस यूनिट ने हमारी इंटरसेप्ट की, उनसे ही कंफर्म हो गया कि वो सू कैंप नहीं है। ये सीओ को बताया गया, यूनिट के सीओ को बताया गया, हमारे यूनिट के सीओ को बताया गया। तो सीओ के डायरेक्शन ये थे कि सबसे पहले ये कोशिश करो, उसके आइडेंटिफाई करो रूट्स कहाँ कहाँ निकलते हैं, कि वो वहाँ से कहाँ कहाँ एस्केप कर सकते हैं। तो जब हमने वो रूट आइडेंटिफाई किए तो सीओ ने ये पास किया कि जो भी नेबरिंग सीओबीज हैं, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूनिट का ऑपरेशन है, कि ये नहीं होना चाहिए कि वो निकल के भाग जाएं, चाहे कोई भी यूनिट उन्हें पकड़े, पर ये ज़रूरी है कि वो पकड़े जाएं। मैं एक बार फिर समझता हूँ, क्योंकि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे ऐसी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती रहती हैं। एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन वाला एक कैंप है, उसके बगल में आप लोग जब गए थे कैमरा लगाने के लिए तो आपको दिखा कुछ ट्रेंचेस, तो आपने अप्रिशिएट किया कि वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन वाले नहीं है, कोई और आकर के वहाँ ट्रेंचेस, जो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे कोई और मूवमेंट कर रहा है। तो कौन है ये और क्यों कर रहे हैं? मतलब आपका अप्रिशिएट क्या था उस समय? हमें ये पता चला कि सस्पेंशन ऑफ ऑप्स जो ग्रुप है उसकी गार्ड में ये लोग वहाँ पे लेके बैठ के शेल्टर ले रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ से ये अपनी सारी मूवमेंट और एक्टिविटी कंट्रोल करते थे। मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑप्स है तो उस कैंप के वजह से वो और कोई आकर के वहाँ स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा। तो आप गांव में आराम से रहिए हथियार के साथ में, और आप ये पोस्ट ऑक्यूपाई करके अपने आप को डिफेंस भी। और उनका रहने का यहाँ पे एक और मकसद था कि किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी सिटी के पास रहना चाह रहे थे जहाँ से ज़्यादातर एक्सटॉर्शन ले सके, वो जहाँ से ज़्यादातर अपनी एक्टिविटी कंट्रोल कर सके, जहाँ तक अपना मैसेज या फिर जितना ज़्यादा पैसा हो सके कलेक्ट कर सके। ऐसी लोकेशन तभी उन्होंने ऐसी सेलेक्ट की थी कि वो सिटी से कनेक्टेड रहें। तो जब ये इंफॉर्मेशन हमें पता चली तो हमने सारे रूट आइडेंटिफाई किए। नेबरिंग कंपनी जो हमारे नेबरिंग कंपनी कमांडर था उसको भी इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ पर ऐसी लोकेशन है, अगर इन्हें रूट लेना पड़ा व्हीकल बेस्ड रूट उसी रास्ते से होके जाता था, बाकी सारे कच्चे फुटपाथ थे जो हमारे एरिया में आते थे। ये एरिया डीनोटिफाइड एरिया होने के कारण
यहाँ पे हम कोई भी एक्शन बिना पुलिस या क्योंकि डीनोटिफाइड जहाँ पे आफ्सपा नहीं है, जहाँ पे स्पेशल जोन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने ऐसे लोकेशंस बनाई हुई है जहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आसपा लगाने से उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं क्योंकि लोकल पॉपुलेशन बहुत है। सर मणिपुर में अगर बात करें तो इन टोटल 19 सच पुलिस स्टेशन आते हैं, 19 पुलिस स्टेशन है जिनके ज्यूरिडिक्शन को आसपास से बाहर रखा गया है, सो उसको हम कहते हैं डी नोटिफाइड एरिया। या एक्चुअली होता क्या है कि वैली वाले एरिया है जिस एंड हिल्स मोस्टली नोटिफाइड है सर, आसपा के अंडर है। सो दीज 19 पुलिस स्टेशन सर, इनका ज्यूरिडिक्शन सारा डी नोटिफाइड आता है सर। वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे हमारे टाइम पर इम्फाल में कुछ जगह था, कुछ जगह फिर बाद में डी नोटिफाइड कर दिया गया। हर 6 मंथ्स में उसका तो रिवाइज रिव्यू होता है, एमएचए उसको डिसाइड करता है। तो जब ये कंफर्म हो गया कि ये डी नोटिफाइड एरिया, क्योंकि हमारा ही एरिया था, हमें पता है, हाँ सीओ को भी पता था कि ये हमारा ही एरिया, तो सीओ ने भी डायरेक्शन दिया कि ये कोशिश करो, क्योंकि हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। अगर यही कहीं किसी और लोकेशन पे होता तो मैं अपनी टीम बनाता और वहाँ पे उसी रात को जाके उनको कैप्चर किया जा सकता था या अटैक किया जा सकता था उनके ऊपर। बट ये डी नोटिफाइड एरिया होने के कारण हमें पुलिस की साथ में पुलिस रैप का होना बहुत ज़रूरी था। तो ये डिसाइड किया कि ये कोशिश की जाए कि ये वहाँ से मूव ना करें और इनको वहाँ पे बांध के रखा जाए, इसलिए जितने भी एस्केप रूट थे उनको कवर किया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन नेबरिंग बटालियन को दी गई, जिसमें सीओ भी हमारे नेबरिंग थी, उसको कंपनी कमांडर को बताया गया। तो ये जब सीओ को इन्फॉर्म कर दिया, नेबरिंग कंपनीज को इन्फॉर्म कर दिया, आई वॉज वेटिंग फॉर ऑर्डर कि अभी हमें करना क्या है, कि सीओ ने बोला कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आज रात या कल सुबह तुझे पता चल जाएगा। तो पर जैसे आई वॉज गेटिंग अ हेयर कट, नॉर्मल संडे हेयर कट, एंड देन आई रिसीव्ड अ कॉल एट 900 आवर्स। दिन का टाइम था जब लगा भी नहीं था कि ये ऐसा आदेश मुझ मिलेगा। तो सीओ कॉल्ड मी एंड सेड कि रवि, वो ऑप्स गेट रेडी योर टीम ऑफ 15, small team of 15, one officer and 15 other ranks, include one JCO, and 15 in total. We have to do it the ops in next 2 hours. तो जब मुझे ये आदेश सीओ से मिला, बाल पूरे कटवाए कि पहले ही निकल गए? नहीं, बाल कटाने का मौका मिला सर उस टाइम, क्योंकि 2 घंटे का टाइम था। तो ये प्लान जो था सीओ ने भी पहले ही प्लान कर चुका था ये, क्योंकि हमें कैसे वो मूव करना है क्या। तो मेरे लिए ये मुश्किल था कि अगर ऐसे एरिया में जा रहा हूँ मैं, जहाँ मैंने वेपन आइडेंटिफाई कर लिए, जहाँ ऑटोमेटिक वेपन आइडेंटिफाई कर लिए, पर सीओ ने ये सोचा हुआ था कि उसको कैसे किया जाए। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि हम ये कोशिश करेंगे, जो हमारी टीम जाएगी वो उनको एक फॉल्स फ्रंट, मतलब उनको अप्रोच करने की कोशिश करेगी जिससे वो वहाँ से मूवमेंट करें। तो जो हमारी नेबरिंग कंपनीज हैं या सीओबीज हैं वो बाय रोड मूव करें, तो व्हीकल में उनको रोकना विद वेपन, इट विल बी मच मोर ईजियर, कि जहाँ पे फायर फाइट होने के चांसेस कम है। जैसे कि बताया कि आपकी एआर नहीं चाहती है कि जहाँ पे डी नोटिफाइड एरिया ऐसा है कि वहाँ पे चीज़ें एक्सकलेट हों। काफ़ी चीज़ें कोशिश की जाती है जहाँ पे बिना फायर फाइट या बिना किसी को हार्म किए, किसी भी ग्रुप का, चाहे वो एंटी नेशनल एलिमेंट ही है, उनको बिना हार्म पहुँचाए अगर उन्हें वेपन के साथ कैप्चर किया जाए तो वो हमेशा प्रायोरिटी 1 दिया जाता है। तो जब ये आदेश मिले कि मुझे अपना फ्रंट लेके उनको अप्रोच करना है, और जब वो भागने की कोशिश करें तो दूसरे जो 3 स्टॉप डिसाइड किए गए, जो 3 स्टॉप अलग अलग लोकेशन पे लगेंगे, जो हमने आइडेंटिफाई की थी, ये 3 लोकेशन है। यहाँ पे तीनों लोकेशंस पे 15-15 की टीम, एक ऑफिसर के अंडर 15 जवानों की टीम विद जेसीओ टीम लगाई गई, जो अगर यहाँ से भागे जाएंगे तो उनको ऑन द मूव उनको पकड़ा जाएगा। उसी के बाद सीओ का एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया, जिसमें नेबरिंग बटालियन के सीओ और कंपनी कमांडर भी इन्वॉल्व था। उन्होंने बताया कि प्लान शेयर किया गया, हमने भी अपने उसमें इनपुट्स दिए एज अ कंपनी कमांडर, जो हम बता सकते हैं सर ये रास्ता है, यहाँ से वो निकल के अप्रोच से भागने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरे नेबरिंग कंपनी कमांडर को भी बताया गया कि आप यहाँ पे स्टॉप्स लगाइए। बाकी हमें बताया गया कि कहाँ से अप्रोच करना है। उसी में पुलिस की एक रैप, जो कमांडोज होते हैं उधर मणिपुर में, मणिपुर कमांडोज और पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया। पर जब हम प्लान ऑफ एक्शन करने गए तो थोड़ा प्लान में काफ़ी चेंज करना पड़ा हमें, क्योंकि जब हम उस एरिया पे पहुँचे तो वह एरिया ऐसा 2 पुलिस बाउंड्रीज के बीच में आता था। तो वहाँ पे पुलिस तो पहुँच गई, हमने पुलिस को जब मैप पे लोकेशन बताया, ब्रीफ किया, पहले वो रेडी थे उस एरिया में जाने के लिए। जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया और हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर, क्योंकि ये जानकारी मैंने अपने जो आदेश मिले थे कि अपने उसमें, कि आपको पता है सेक्टर, मतलब जिस लोकेशन पे मैं था वहाँ पे सिविल स्टाफ और ये भी था, ये इन्फो बाहर लीक हो सकती थी।
तो अपने बंदों को भी कम से कम ब्रीफ किया गया, उन्हें ये बस मैंने ये बताया कि जहाँ पे भी रिस्क होगा सबसे आगे मैं रहूँगा, आपको सबसे कम रिस्क वाले उसमें वो रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप पे पहले आपको सीधा रिस्क में देंगे। उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई कि हम ऐसे फ्रंटल अप्रोच कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत थी उतना बताया गया। तो जब हमने ये पुलिस के साथ इन्फो शेयर की, तब हमें पता चला कि ये पुलिस के एरिया से ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आता है, तो हमें दूसरे पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। तभी दूसरे कंपनी कमांडर को अप्रोच किया गया, जो हमारे नेबरिंग कंपनी कमांडर थे। उसमें पुलिस का रैप जिनके एरिया में आता था उनसे रिक्वेस्ट किया गया, जो स्टॉप्स में लगे थे। फिर प्लान चेंज किया गया, क्योंकि जिस अप्रोच से हम उस एरिया को हिट करने वाले थे, उस एरिया में हम पुलिस के साथ एंटर करने वाले थे। बट फिर ये सोचा गया कि अगर वहाँ पे अगर पुलिस उस एक्सेस को नीचे से डोमिनेट करेगी तो हम दूसरे एक्सेस से ऊपर से अप्रोच कर पाएंगे, मतलब जो आपको बताया पीछे से जाके उसको अप्रोच कर पाएंगे। और उसको फिर ये प्लान किया गया कि अगर वो वहाँ से मूवमेंट नहीं, अगर वो नीचे वाले डाउन द हिल मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमें उनको कॉर्डन करके कैप्चर करना पड़ेगा। 15 आदमी के साथ। हाँ, 15 के साथ सर। या मतलब तभी दूसरे कंपनी कमांडर को भी इन्वॉल्व किया गया, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई की, उनको भी बुलाया, जो स्टॉप में लगा था उन्हें आगे बुलाया और उनको उनके पुलिस रैप के साथ ऊपर रिच के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट की। जब पहले हमने चल के तो उस पार्टी को हमने डिवाइड किया, 15-15 30 की स्ट्रेंथ हो गई थी। तो जो दूसरा कंपनी कमांडर था उन्हें भी मालूम था कि एक बंकर है यहाँ पे, इतनी स्ट्रेंथ है। मेरे जवान थे, उन्हें मालूम है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं पता थी, पर ये पता था कि कितने पॉसिबिलिटी है और क्या कैसे कॉर्डन करना है, ये ब्रीफ किया गया था। तो उन्होंने जब कॉर्डन करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हम रिज पे पहुँचने लगे, धीरे धीरे कॉर्डन को टाइट करने लगे, तब तक हमें ये था कि अंदेशा ये था कि वो भागने की कोशिश करेंगे। और जब हमें लगा कि हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब चारों तरफ से, अभी ये दिन का टाइम है, दिन का टाइम हो रहा है सर, दिन के टाइम पे ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। एंड जो आपकी जो पार्टी थी और जो दूसरी पार्टी थी और ये जो बंकर्स थे जिसको आप कॉर्डन कर रहे थे, इनमें लगभग डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस जब ये ग्राउंड से इन्होंने कवर करना शुरू किया था सर, रिज था तो ये नीचे नीचे से चारों तरफ से कवर करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जो झाड़ी और उसमें मतलब इवन कॉर्डन नहीं था, थोड़ा आगे पीछे ये एरिया के देखते हुए जो पैकेट्स लगे थे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे थे। पर इसका डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, हाइट 300-400 मीटर रहेगी और ये नीचे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। तो जब हम कॉर्डन एक विजिबल रेंज में आए, उस बंकर की रेंज में आए, तब हमने देखा कि अब हमने चारों तरफ से उनको कॉर्डन कर लिया था। वो प्लान कि फायर फाइट ना हो और ये वहाँ से निकल के भागे और हम इन्हें कैप्चर करें, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम उस एक्सेस पे जिस पे से हमें इनको कैप्चर करना था और दूसरी एक्सेस पे जाना था, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी थी। तो जब हमने कैप्चर किया और जब इन्होंने देखा कि एआर की इतनी स्ट्रेंथ इनकी तरफ बढ़ रही है, तो उनका भी पहला यही रिस्पॉन्स था, उनको भी लगा कि अब हमारा बचना मुश्किल है। तो पहले उन्होंने जो फर्स्ट उनको लगा, आज तक जो उनको सेफ रास्ता लग रहा था कि वो गार्ब ऑफ सू कैंप होते हुए निकल के भाग जाएंगे। फायर नहीं खोला उन्होंने सर? फायर नहीं किया, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि अगर फायर खोला तो फिर एआर की तरफ से फायर आना पक्का है और मरना पक्का है। पर उन्होंने देखा कि हम वही जो आज तक टैक्टिक्स यूज कर रहे थे कि ये रास्ता यूज करते हुए पीछे से निकल जाएंगे। उन्होंने यही सोचा कि ये पार्टी इस तरफ से आ गई है, हम दूसरी रास्ता यूज करके, पर उन्हें ये नहीं पता था हमने वो चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अनलाइकली रूट था जहाँ से वो कॉर्डन किया जा सकता था। जब हम उसकी तरफ टारगेट की तरफ बढ़ने लगे, तब उनमें से कुछ बंदों ने भागने की कोशिश की। तब तक ये था कि मैं एक वेंटेज हाइट पे पहुंच चुका था, जब तक उनकी मूवमेंट देख चुका था। तब वहां पे उनको वर्बल कम्युनिकेशन से समझाया गया, मतलब चिल्ला के समझाया गया और कुछ अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया गया कि अगर आपने यहाँ से मूवमेंट करने की कोशिश की तो हमने आपकी तीनों तरफ से आपको कॉर्डन, चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है आपको, तो आप पे फायर खुल सकता है। तो जब और उन्होंने जब विजुअली देखा कि चारों तरफ से जब वो जिस तरफ भागने की कोशिश की वहां पे बंदों की पिकेट पहले से प्रेजेंट थी, तो उन्होंने सेंटर में आके 6 लोग थे, उन्होंने सेंटर में आके अपने अपने पोस्ट में आके, पर वेपन नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट पे आ गए और वेपन पकड़ के खड़े रहे वहाँ पे। फिर हमने कोशिश की उनको कम्युनिकेट करने की। ये सुबह तकरीबन 1 घंटे 1100 आवर्स पे तक हमने ये कॉर्डन कर लिया था और उनसे विजुअल कांटेक्ट हो गया था। 11 बजे तक कॉर्डन करने के बाद हम पोस्ट की तरफ, जब उनको एक बार ऑलरेडी बताने के बाद कि आप यहाँ से निकलना मुश्किल है, आपको वेपन सरेंडर करना है और आपको एआर को वेपन सरेंडर करने पड़ेंगे और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे,
क्योंकि उनके पास हथियार थे और वो भी घबराए हुए थे कि यार हमारे पर फायर खुल सकती है उस टाइम तक, या फिर अगर वो फायर खोलेंगे तब भी हो सकता है। तो जब ये उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई तो उसी टाइम हमारे पास टेलीफोन कम्युनिकेशन है उनके जो वायरलेस यूनिट से हमने निकाले, उनके कमांडर जो आई थिंक में उस टाइम बैठे थे, तो लोकेशन कंफर्म नहीं है, कन्वर्सेशन का जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्ट्स है, आए जी। हाँ, तो उससे पता चला कि उन्होंने लोकल लेडीज़ ग्रुप को अप्रोच किया और बोला कि एआर ने हमारे ऐसे बंदों को चारों कॉर्डन कर लिया है और वहाँ से बंदों का निकलना मुश्किल है, तो इसलिए उनको बताया गया कि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेके उस रिच पे पहुँचिए, जिसमें वो ये कोशिश करना चाहते थे कि उनके प्रेजेंस की वजह से जब Yeah. वो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे आएगी तो एआर के थोड़ा डिसएडवांटेज हो कि और वो उसका फ़ायदा उठा के निकल सके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दो रिज के बीच में था और बीच में एक सिंगल रिज Functionality. दोनों को कनेक्ट कर रहा था। तो जब वो लोकल लेडीज़ ने एक रिज पे आके अपनी स्ट्रेंथ 50-60 की स्ट्रेंथ में आके ऊपर रिज पे चढ़ना स्टार्ट किया, तो बीच में ये एडवांटेज, लोकेशन का एडवांटेज होने के कारण कि सिंगल रिज होने के कारण मेरी एक पार्टी को मैंने इन दोनों रिज के बीच में लगाया जो उनको रोक सके, लोकल रिज पे लगाया जिससे वो उनको रोक सके। और इसी समय जो मेरे साथ जो दूसरे ऑफिसर थे, दूसरे नेबरिंग बटालियन के ऑफिसर, उन्होंने भी उनका माइंड ग्रुप से इंटरेक्शन करना चालू रखा कि उनको बिजी रखा जाए कि कहीं कि वो कोई दूसरा आइडिया ना है, जो बार बार हम उन्हें बता रहे थे कि अगर आपने भागने की कोशिश की, जो उन्होंने की इनिशियली, पर जब उन्होंने देखा कि पिकेट चारों तरफ से लग गया है कि कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तब वो उस घेराबंदी में आ गए, एक जगह सारे कंसंट्रेट हो गए, लोकल लेडीज़ को वहाँ रोका गया। तो जब इन्फो दूसरे कमांडर द्वारा ये लोकल लेडीज़ को पास हुई, तभी उस समय को भी ये इन्फॉर्मेशन पास हो गई कि हमारे ऊपर नेबरिंग हाइट में एक एआर ने दूसरे ग्रुप को कॉर्डन कर लिया है। अब इस फियर के कारण कि कहीं एआर हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं ले रही, या फिर हमारे किसी ग्रुप के अगेंस्ट हमारे किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं ले रही, 50 to 60 स्ट्रेंथ में विद वेपन्स ऑटोमेटिक, जो आपको पता है कि ऑल वेपन्स आर अलाउड टू देम, 50 to 60 के स्ट्रेंथ में सारे वेपन लेके जो दूसरी रिज हाइट थी, जो मैंने आपको बताया जो कनेक्ट कर रही थी दोनों, एक हाइट पे जब ग्रुप आने शुरू किया, लेडीज 50 से 60 स्ट्रेंथ में इधर रिज को क्रॉस करके आने की कोशिश कर रही थी, पर हाइट के बीच में मेरी एक पिकेट लगी थी जो उनको रोक रही थी। और दूसरे हाइट पे ये बंदे पहुंच गए। हाँ, एक हाइट पे हम लोगों ने जिसको कॉर्डन किया हुआ था, जो 6 इंडिविजुअल को हमने कॉर्डन किया हुआ था, वो उसमें अपने उनके बंकर में खड़े थे और हमने चारों तरफ से उसको कॉर्डन किया हुआ था। एक पिकेट ने लेडीज को रोका हुआ था और 50-60 की स्ट्रेंथ में ये दूसरे हाइट पे थे। अच्छा, तो ये समझ में आ गया था कि इस ऑप्स को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इनको जल्दी से जल्दी सरेंडर कराना पड़ेगा, वरना इनकी जब ये देखते रहेंगे कि ऑपरेशन एक्सटेंड हो रहा है, इनको लोकल सपोर्ट है, दूसरा ग्रुप एक और वेपन के साथ सेम अमाउंट, जो हमारी स्ट्रेंथ कम थी उस टाइम, ऐसा हो गया था कि लोकल की ग्रुप की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई थी, हमारी स्ट्रेंथ कम थी, तो हमने उसी टाइम दूसरे नेबरिंग कंपनी कमांडर ने भी एक क्यूआरटी और मंगाई, मेरी एक क्यूआरटी जो मैं पीछे कम स्ट्रेंथ लेके आया था, एक और क्यूआरटी पीछे से बुलाई गई कि स्ट्रेंथ बराबर हो। तब उन्हें जब लगने लगा ग्रुप्स को जो हमारे कॉर्डन में थे कि एआर की स्ट्रेंथ बढ़ी, और उनको बार बार ये कम्युनिकेट किया जा रहा था ग्रुप में जो थे कि हमारा ये ऑपरेशन जो है इसे पूरी रात चल सकता है, पूरा दिन चल सकता है, पर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती रही। मैंने जो अपने बंदों को पहले से समझाया था कि कोई मेरे से पहले फायर नहीं खोलेगा, कोई भी जो पहला राउंड होगा मेरे से फायर किया जाएगा। सीरियसली वेरी डेलिकेट वो, और मैं समझ सकता हूँ एक यंग ऑफिसर वहाँ पे नहीं, और आप फायर खोल देते हैं तो उसका chaos हो जाएगा, बहुत बिल्कुल। अलग हो सकते हैं। 50-60 लोग आर्म्ड खड़े हैं वहाँ पे, वेपन लेडीज आ रखी हैं जो हंगामा कर रहे हैं। लॉट ऑफ एप्रिशिएशन फॉर जो आप लोगों ने किया है। या सो फाइनली हथियार डाल दिया उन्होंने। हाइट पे सू ग्रुप की स्ट्रेंथ आ गई और लोकल पॉपुलेस आ गई, तो बीच में से एक इंडिविजुअल की जो उन्हीं ग्रुप में से था, आई थिंक उनका यही कमांडर था, तो उसको थोड़ी हिम्मत उसकी बढ़ गई। तो इसमें उसने कोशिश की कि पीछे बैकफुट पे एआर को डाला जाए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हम फायर नहीं करना चाह रहे। तो उनमें से एक इंडिविजुअल ने अपना वेपन कॉक करके, मतलब एक जाहिर करना चाहा कि हम फायर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डिसएडवांटेज हो गई थी कि लेडीज आ गई थी और दूसरा ग्रुप आ गया था कि हम फायर करते तो कैजुअलिटी हो सकती थी। तो उसने वेपन कॉक करके ये जताने की कोशिश की। तो उसी समय
हमने से मतलब मैं खुद भागा उसकी तरफ, बीच में भागा, मतलब सेंटर में ही थे हम, कोशिश की और ज़्यादा सेंटर में जाके उसको समझाने की, उसका वेपन ऐसे पकड़ा, बोला ये गलती से नहीं कर देना, वेपन अगर आपने कॉक कर दिया अच्छा, सामने जाके? सामने हाँ। उसके जाके, क्योंकि मुझे ये समझ आया था कि एक रेजिस्टेंस उनकी तरफ से भी है फायर करने का, बट हीट ऑफ द मोमेंट, वो मैं नहीं बोलूँगा कि वो समझदारी थी, बट उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट मेरे को अचानक से इतना वो लगा कि अगर गलती से भी एक फायर हो गया तो बहुत कैजुअलिटी हो सकती है उस टाइम, दोनों एआर की भी और उधर पे भी सिविलियंस की भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो बीच में जाके उसका वेपन पकड़ा और उसको बोला कि ये गलती से नहीं कर देना वरना हमारा वेपन वो हो जाए, हम भी फायर खोल देंगे। तो इस हीट में जब हम इतने आसपास आ गए फिर तब उनकी हिम्मत फिर थोड़ी टूट गई कि जब मैं एक बार वेपन को हाथ लग गया, अभी तक ये था कि आप फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पाया था, तो जैसे ही वेपन हाथ में लगा, पहले एक कमांडर का वेपन छीना गया, जो मेरे छीना गया, दूसरे कंपनी कमांडर ने साथ में ही एक वेपन छीना, उसके बाद और जवानों ने जब देखा कमांडर का आप तो वेपन, नहीं थे दूसरे कंपनी कमांडर, आप भी नेबरिंग कंपनी थे। हाँ, Neighboring नेवरी के company से 21 मैं दूसरा- IS situation को monitor कर रहा था उस इसी time को पे। आना था, इसी को आना था, पर दूसरा कंपनी कमांडर उस टाइम प्रेजेंट था। बिकॉज मणिपुर में किसी भी कोने पे कुछ होगा तो IS सिचुएशन हर जगह डेवलप हो जाती है, इसी नेबरिंग कंपनी IS होने as in के internal नाते security। इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मैं डिप्लॉयड था सर। सम अदर कंपनी कमांडर वाज ऑपरेटिंग विद सर। हैट्स ऑफ टू दैट कंपनी कमांडर आल्सो, उन्होंने भी मतलब सेम मेरे साथ डटे रहे, उन्होंने भी सिचुएशन को वैसे ही संभाला, उन्होंने भी एक वेपन छीना, मैंने भी एक वेपन छीना, फिर उसके बाद जवानों ने वेपन छीना, टोटल हम 6 वेपन, एक LMG, एक छीन लिया सबने। AK-47 ठीक है, और बंदों को धक्का दे के जब एक बार कमांडर का वेपन छिन गया तो उसके बाद उनके ग्रुप में भी हिम्मत टूट गई, तो फिर उनको धक्का दे के नीचे MPV तक लेके आए, जो हमने पहले ही ऑलरेडी नीचे स्टैंड बाय पे रखी थी ले जाने के लिए। MPV कैस्पर था ये दूसरी थी? कैस्पर। वही, हाँ। अब उसके बाद उसके बाद दिक्कत ये थी कि अब इनको किस पुलिस स्टेशन लेके जाया जाए, क्योंकि जब हमने देख लिया ऑलरेडी लोकल इतने इन्वॉल्व हो गए हैं तो सारे रास्ते हमें ब्लॉक मिलेंगे। तो फिर जब CO को बताया गया कि ये अभी ऐसे हमने कैप्चर कर लिया है, जो मैं रेगुलर कांटेक्ट में था, जो CO ऊपर से डायरेक्शन दे रहे थे कि क्यों ये इतना एक्सटेंड हो रहा है, I can tell you CEO शांति से बैठे नहीं होंगे। हाँ, बेचारे। CO कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे सर, हर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोटरोला या फिर रेडियो सेट या फिर जो भी मोबाइल का भी अगर अवेलेबल हो पाया, सारे मीन्स ऑफ कांटेक्ट से वो कम्युनिकेशन में थे। जब फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अभी ने किसी भी रास्ते से ले जाया गया तो हमें वहाँ ब्लॉकेज मिलेगा, तो ये डिसाइड किया गया कि इनको बटालियन हेडक्वार्टर ले जाना भी, इनके इंटरोगेशन के लिए, कि पता चल सके कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और क्या क्या इनका ओहदा है, तो इसलिए उनको बटालियन लेकर जाया गया। तो उसमें फिर हमें अच्छा खासा कैश, कि इस भीड़ में जब मैं आपको 6 नंबर कोट कर रहा हूँ कि 6 इंडिविजुअल थे, उस टाइम आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन ऐसा था और दूसरे ग्रुप के भी लोग आ गए थे, तो ये स्ट्रेंथ देखना कि वहाँ पे कितने लोग हैं, हमने बस उनका जिन्होंने भी वेपन छीना और बंदों को MPV में डाला। तो CO साहब ने जैसे ही पहुंचते मुझसे पूछा सबसे पहला सवाल कि कितने बंदे लेके आया है, तो मेरा आंसर था 5। तो पर जब हमने वो काउंट किया गया तो बाद में 6 बंदे एक बोनस। तो CO साहब का यही था, तुझे यही नहीं पता है कि तू कितने बंदे उठा के लेके आया है। ये आप सब समझ सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी चीजें हो जाती है। तो उनसे इंटरोगेशन किया गया, फिर रात का फायदा उठाते हुए रात को 2 बजे उनको पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और फिर वहाँ पे उनको जमा कराया, जो सारे वेपन और ये अपनी इंटरोगेशन खत्म करने के Hand over बाद किया। तब ये ऑपरेशन खत्म हुआ। या सो तुषार, जब ये सब कुछ चल रहा था एंड आप वहीं पे नेबरिंग बटालियन में ही थे, तो आपको भी खबर मिली होगी। बिल्कुल सर। एंड किस तरह का माहौल था? सर जैसे ही ये नेबरिंग बटालियन बिल्कुल थी, बट कंपनी का AOR, सर की कंपनी और मेरी कंपनी का दोनों का एक हगिंग AOR था सर। पता था जो भी ऑप किसी भी कंपनी में होता है सर, उसके रिपरकर्शन नेबरिंग कंपनीज में होते हैं होता ही है। नॉर्थ ईस्ट में ये कॉमन है सर। और जैसे कि मुझे पता था कि सर का सारा एम रहेगा स्पीडी विड्रॉल में सर, कि जल्द से जल्द हथियार वाले मिलिटेंट और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कैप्चर करे कैस्पर में और हथियार वगैरह कैप्चर करके अपनी COB ले जाए। हालात उसके बाद की इम्पोर्टेंट थी सर, जो कि COB में तक वो सीमित नहीं रहेंगे सर, डिटेंशन का एक टाइम है या और हम पुलिस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं सर। तो नाउ ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट करने थे सर, अलॉन्ग विद द वेपन, FIR एक रजिस्टर होती है सर जी। वो एक ऐसा टाइम है सर जब
पूरा वायरल हो जाता है कि अभी ये इस पुलिस स्टेशन इस पुलिस स्टेशन में 6 लोग लाए, कहाँ से लाए, क्या रिपरकशन आया। और वही एक टाइम है सर जब सब कोशिश करते हैं कि अभी हमने ये जो भी हो सकता है वो अभी हो सकता है, या छुड़ा सकता है, या प्रेशर कर सकता है, या एआर पे प्रेशर, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कहीं का भी प्रेशर जो होना है सर वो उस टाइम पे होना है। तो मुझे पता था कि नेबरिंग कंपनी में सर का मैं कंटिन्यूस टच में था सर। वन ऑफ द ऑफिसर फ्रॉम आवर यूनिट आल्सो वाज देयर। सो सर हीट ऑफ मोमेंट में थे, मैं सर के साथ अपना सिचुएशनल अपडेट ले रहा था सर। तो एम एक ही था सर कि ये मूवमेंट टुवर्ड्स जहाँ पे हमें पता था कौन से पुलिस स्टेशन में अब कार्रवाई होनी है उस तरफ पे लोग को जाने नहीं देना है। ये अंडर करंट इसको यहीं डाई डाउन करना है। उनको ये स्पेसिफाई करना है कि हथियार लेके एक डेमोक्रेसी एक इंडिया में आप घूम नहीं सकते। आप एक बैंड आउटफिट की तरह काम कर रहे हो और उसका आपको सजा मिलेगी। तो वो मैं इंश्योर कर रहा था सर, इंटरनल And सिक्योरिटी। आपकी लोकेशन कहाँ पे थी? पलेल? यस सर। तो पलेल के क्या डायनामिक्स थे? पलेल सर एक ऐसा टाउन है जिसमें ऑल कम्युनिटीज सर, बेट, कुकी, मैती, नागा and even the non-Manipuris sir, like Biharis, and they all stay together sir, and it's the main town I should say जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी है सर। पलेल से ही अगर आप ईस्ट की तरफ चले तो हिल्स शुरू हो जाती है सर, अगर आप वेस्ट की तरफ आए तो वैली एंड फर्दर इम्फाल वैली पूरा कनेक्ट हो जाता है सर। सो पलेल हैपन्स टू बी सर की जो ज्यूरिडिक्शन की भी बाउंड्री रहती है सर, हिल ज्यूरिडिक्शन एंड द वैली ज्यूरिडिक्शन सर। सो इसी बीच सर अब जब ये पूरा एथनिक क्लैशेस शुरू हुआ सर, सो जब असम राइफल 3rd of May इवनिंग में असम राइफल ने इसमें अपना रोल शुरू किया एथनिक क्लैशेस में सर, तो उसी दिन 4th of May को हमारे अराउंड पलेल सर, टुवर्ड द वैली साइड ऑल्सो, टुवर्ड द हिल साइड ऑल्सो, दोनों साइड हमारे डिप्लॉयमेंट लग चुकी थी सर। इनिशियल 24 hours में वी वर डिप्लॉयड ऑन रोड सर। वी वर कंटिन्यूसली ट्रैकिंग एनी मूवमेंट जो वैली साइड से हिल साइड जाए, हिल साइड से वैली साइड आए, कंटिन्यूसली चारों तरफ के रूट्स पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट लगा चुके थे। दैट टाउन वाज कम्प्लीटली काइंड ऑफ हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस के साथ सर पूरा उसको सीज कर दिया था। ओके, तो वहाँ पर आपस में कुछ क्लैशेस नहीं हुए? सर अब सिचुएशन ऐसी थी, क्लैशेस बिल्कुल हुए सर। सिंस पूरा मणिपुर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में था सर। मेरे अगर आप पर्टिकुलरली जहाँ पे मेरा कंपनी कमांडर था सर, उस टाउन की बात करें सर तो 50% वहाँ पे मैतेई कम्युनिटी है और अराउंड माइनॉरिटी में सम 7 to 10% कुकी कम्युनिटी है, बैलेंस आर नागा सर। दे वर काइंड ऑफ न्यूट्रल इन दिस वॉर सर। सो अभी जो सारा सिचुएशन था सर वो ये था कि जहाँ पे भी मणिपुर में कहीं पे सिचुएशन वॉलेटाइल होती थी, बिकॉज ऑफ यू माइट हैव सीन सर कोई वीडियोस आती थी, कोई डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स की वीडियोस आती थी, सो हमेशा पिन पॉइंट पलेल हो जाता था सर कि पलेल में इतना साथ में ये ऑल 3 कम्युनिटी हाउ कैन दे स्टे टुगेदर इन पलेल सर। काइंड ऑफ इट्स लाइक कि सर कि वीडियोस हर टाइम आती रही सर, कभी वैली से डिस्टर्बिंग वीडियोस आई, कभी हिल से डिस्टर्बिंग वीडियोस आई, बट उससे लोकल सेंटिमेंट्स, द ट्राइबल एफिनिटी एंड द इमोशंस आर वे टू हाई सर। इसी में एक और पॉइंट सर, जैसे ये बताया कि अलग अलग कम्युनिटी थी, अलग अलग क्लैशेस हो रहे थे। एआर में सारी कम्युनिटी और सबके जवान होने के बावजूद एक भी इंसिडेंट ऐसा कहीं नहीं हुआ एआर में जहाँ पे सारी कम्युनिटी के अलग अलग लोग होने के बावजूद किसी में भी कोई क्लैश की या कोई ऐसी खबर आई हो। इसके लिए मतलब आप ट्रेनिंग और डिसिप्लिन जो आर्मी या एआर जो प्रोवाइड करती है, उसके अलावा मतलब कम्युनिटी से हटके अपनी यूनिफॉर्म का जो उन्होंने वो दिखाया कि भाई हम पहले यूनिफॉर्म को प्रेफरेंस देते हैं, बाद में कम्युनिटी आती है, वो आप एक एग्जांपल सेट किए सर। जैसे असम राइफल को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के रक्षक टैग से भी जाना जाता है सर, तो हमने वही चीज़ अपना इंश्योर किया सर कि कम्युनिटी की को प्रोटेक्ट करना है, दोनों कम्युनिटीज़, सभी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पार्शियल होके किसी भी कम्युनिटी की तरह पार्शियल रोल अपना नहीं करना है, इम्पार्शियल होके सेम स्टांस रखना है। और देर सवेर से ये कम्युनिटी के लोगों ने भी ये हमारी बात को समझा, इम्पोर्टेंस समझी कि ये ऐसा करने से ही शांति अमल हो सकती है सर।
सो तुषार, आपने एक बहुत क्लासिकल ऑपरेशन का आप हिस्सा थे जिसके लिए आपको सेना मेडल से नवाजा गया है। सर उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या खबर थी और कैसे आपने एग्जीक्यूट किया था। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन से कुछ दिन पहले, तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेरी सीओबी विजिट किए थे और उन्होंने ये जो हाइड आउट था सर, जो मिलिटेंट कैंप था, जो कौन सा, इनका वाला? नहीं सर, ये कोई डिफरेंट था सर। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स का अलोंग आईएमबी सर, इंडो म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक एक विलेज के पास एक कैंप बनाया था सर। ओके। तो उसके बारे में मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे साथ डिस्कस आपके किया। कंपनी एरिया में? नहीं सर, ये मेरी कंपनी से दूर था सर। बटालियन ये वार था। बटालियन एओआर था सर। लाइक मैं मेरी बटालियन ऑल 3 रोल्स में डिप्लॉयड है सर। Border guarding में भी बॉर्डर गार्डिंग में भी है, आईएस में भी है एंड सीआई में भी है। सो ये एक कंपनी का कंपनी एओआर में ये कैंप लोकेटेड था सर, जिसके बारे में सीईओ ने मेरे साथ डिस्कस किया था सर। कितना कितना बड़ा कैंप था? सर देवर 5 से 7 शेल्टर बंकर्स एंड 3-4 लिविंग शेल्टर्स थे सर। ओके सर एंड देवर कम्युनिकेशन ट्रेंचेस, ये वो सो करके एक्टिविटीज़ हम देख रहे थे सर। तो जब मेरे सीईओ ने मुझे इस बारे में बताया सर, इस कैंप के बारे में, ऑपरेशन से 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ सर, तो उसमें हमने काफ़ी, उसके बाद हमने सब्सिक्वेंटली रेकी अपनी शुरू की सर, कि कौन यहाँ पे रह रहा है, क्या उनकी डेली रूटीन है, क्या ये पक्का इसमें हथियार वाले लोग भी है, हथियारधारी है कि नहीं, ये कंफर्मेटरी रेकी हमने अगले कुछ दिन करते रहे सर। तो ये ओपन में इन्होंने कैंप बना के रखा हुआ था? ये एक ऐसे रिमोट जगह पे था सर, जो कि बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, और उसके इर्द गिर्द भी कोई नज़दीकी टीओबी सीओबी असम राइफल की या किसी भी फोर्सेस की अभी थी नहीं सर। ओके। सो रात को सर, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे सीईओ ने 15-20 दिन पहले मुझे इस कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी सर। उसके बाद हमने अपनी रेकी और ड्रोन एरियल रेकी, ये सब रेकी शुरू की, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे कुछ हथियारधारी और एंटी नेशनल एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, वो वहाँ पे मौजूद है सर, जो कि एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग। आपको ड्रोन से दिख गए पूरे? सर हर टाइम हमें अलग अलग इनसाइट से कुछ पता चलता था, इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि यहाँ पे या तो कोई संतरी वेपन के साथ मूव करता नज़र आता था सर, कोई ऐसा दिखता था कि कोई वीआईपी टाइप विजिट हो रहा है उनका, जिसमें कोई एक पर्सन के इर्द गिर्द 2-4 बॉडीगार्ड टाइप से मूव कर रहा है। सो कुछ ना कुछ एक ऐसा पिक्चर ज़रूर बन गया था सर हमारी इनिशियल रेकी रिपोर्ट्स में, कि यहाँ पे ये कैंप है और इस पर कुछ ना कुछ विजिट्स वगैरह होती रहती है सर। पोरस बॉर्डर है सर, आईएमबी इंडो म्यांमार बॉर्डर, पोरस बॉर्डर होने के कारण ये भी था सर कि कहीं अक्रॉस बॉर्डर तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस सब चीज़ों को हमने से पहले डिटेल स्टडी किया। इसमें हमने कम से कम अपने 15-20 दिन जो कंफर्मेटरी रेकीज आप कह सकते हैं सर, वो की। हमने उनके कैंप की साइटिंग को अच्छे से समझा सर, कहाँ उनके बंकर्स है, कैसे उनके लिविंग शेल्टर्स है, उनका रूटीन क्या है, थोड़ा बहुत जितना हो सके सर ये इन्फॉर्मेशन हमने साथों साथ गैदर करनी शुरू की सर। उसी के साथ एक बॉर्डर, जैसे मैंने आपको बताया सर, बॉर्डर भी काफ़ी नज़दीकी था, तो उधर कम्युनिकेशन ट्रेंचेस भी उन्होंने बनाए हुए थे, वो हमारे को बहुत क्लियरली विजिबल थे सर। ओके। कम्युनिकेशन ट्रेंचेस मैं मतलब ऑडियंस के लिए समझा देता हूँ सर। कि जहाँ फाइटिंग ट्रेंचेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन ट्रेंच होता है, जो लास्ट स्टेज ऑफ डिफेंस में होता है। पहले आप ट्रेंचेस वगैरह बना लेते हैं जहाँ Correct, आप sir. लड़ाई करेंगे, और बाद में लड़ाई करते करते जब एक से दूसरे में मूव करना है तो कम्युनिकेशन Exactly, sir. सो ये सब डाटा जैसे ही हमारा कंपाइल हो गया सर, तो देन सीरीज ऑफ हमने डिस्कशंस ऑर्गेनाइज की सेक्टर लेवल पे, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेवल पे। ये सब हमने अपना प्लान प्रोजेक्ट किया कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन प्लानिंग टू डू। और साथ ही साथ सर जो ये एलिमेंट्स थे सर, इनके साथ मणिपुर में वो जनता के साथ या किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करने के लिए उनका लोकल पीआर होता है सर, प्रेस रिलीज। वो अपने स्पेशल नोट पे वो कुछ प्रेस रिलीज निकालते हैं या कुछ वीडियो बना के एक वीडियो क्लिप वायरल कर देंगे थ्रू सोशल मीडिया और व्हाट्सएप सर। सो ये सब भी उनकी तरफ से आ रहा था सर, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इंटीग्रिटी को ये नुकसान पहुंचाने का जो भी कोशिश कर रही है, हम अपना लास्ट मैन लास्ट बुलेट फाइट करेंगे। ऑल दीज प्रेस नोट्स एंड ये जो
एंटी गवर्नमेंट जो सेंटिमेंट्स थे वो क्लियरली विजिबल थे सर। ये ज़्यादा कुछ नहीं था उन दिन इस ऑपरेशन के दौरान भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज था सर, उसी के कंटेक्स्ट में ये अपने प्रेस नोट्स और प्रेस रिलीजेस निकाल रहे थे सर। एंड जगह जगह मणिपुर में रिकवरी ऑफ वेपन्स कंटिन्यू चल रहा था सर। एंड बहुत सारी रिकवरी होने के बाद भी लाइक 6,000 ऑड वर लूटेड, सम 3-4,000 वर रिकवर्ड। देयर वर फिर स्टिल स्कोप सर, जो कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर अपना ज़ोरों शोरों से काम कर रही थी। तो ये कंफर्मेटरी रह कि सब कुछ होने के बाद, प्लान डिस्कस होने के बाद सर, इनिशियली डेज में सर व्हेन जब सीओ ने ये मेरे साथ प्लान डिस्कस किया था तो मुझे बताया था कि सिंस तू आईएएस कॉलम से उठ के जाएगा तो यू विल बी यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट और समथिंग of that type, रिजर्व पार्टी टाइप। reserve or supporting elements sir during this raid and all. But right event मेन ऑपरेशन के ठीक 24 घंटे पहले सर रात को 12:30 बजे मुझे कॉल आता है, सीओ का कॉल आता है और बताते हैं कि आई नीड 30 बॉयज फ्रॉम योर कंपनी, यू विल ऑल्सो गो एंड यू विल लीड द ऑपरेशन एज अ रेडिंग कमांडर। सो आई सेड ओके सर। तो कंपनी में जो ड्रिल फॉलो होती है सर, इमीडिएट सीएचएम की भी सिटी वगैरह बच के फॉलो इन होके हमने अपनी 30 की नफरी निकाल दी सर, कंपनी से शट आउट कर दी। बट एट द सेम टाइम सिंस वी वर बोर्डिंग द आईएस सिचुएशन सर, जो टाउन में था सर, अगर यहाँ पे कोई हंगामा होता है तब भी तो आप वो उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल थे। बट फ्रॉम द सेक्टर मैंने ऐसे ब्रिगेड सर, हमें एडिशनल कॉलम मिलते हैं जो कि हमारी डिप्लॉयमेंट को ओवरटेक करते हैं और हम सब्सिक्वेंटली ऑप्स के लिए लॉन्च होते हैं सर। सो 12:30 बजे रात को मिडनाइट पे ये कॉल आता है सर। एंड अगले दिन रेड करना है? नहीं, अगले दिन रेड करना है सर। इट्स जस्ट 24 आवर्स टू द रेड सर। सो मॉर्निंग 3:30 अगेन माय सेक्टर कमांडर कॉल्ड मी अप सर कि हाउ मेनी बॉयज यू आर शेडिंग एंड हाउ विल वी टेक केयर ऑफ द आईएस सिचुएशन जो टाउन की है। So I briefed him कि sir these many boys I'm shedding from this op and balance इतनी नफरी हमें जो जहाँ से भी मिल रही है जो कि बैलेंस आईएस सिचुएशन को मॉनिटर करेगी टिल द टाइम वी आर आउट फॉर द ऑपरेशन। सो ये होता है सर। उसके बाद हम अपनी लोकेशन जहाँ पे ये कैंप लोकेशन जो जिस पे हम ऑपरेशन करने वाले थे इस तरफ की ओर मूव करते हैं सर। नेक्स्ट डे लाइक मॉर्निंग 400 आवर्स ऑनवर्ड तो कंप्लीट छोटे छोटे कॉलम में ये मूव कंटिन्यू हम करते रहे अपने नियरेस्ट टीओबी की तरफ से। जो कैंप के नियरेस्ट टीओबी थी वो भी हमारी थी सर, हमारी पलटन की थी, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। लेकिन मूव हमने स्टैगर्ड रखा सर ताकि किसी को भी पता ना चले कि एक लंबा कॉन्वॉय इस टीओबी में आज पहुंचा है। उससे हो सकता था सर हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा प्लान आउट हो जाता है। आप पे भी तो नजर रखा जा रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट का डायनामिक्स ऐसा ही है सर, आपकी भी हर मूवमेंट पे दूसरे भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये स्टैगर्ड तरीके से हमने अपनी नफरी आगे पहुंचाई सर। एंड आई वाज द लास्ट वन टू स्टार्ट। उससे मेरे से पहले सारे के कॉलम्स वहाँ पे पहुँच गए थे सर, 2-2, 3-3 गाड़ियों की ऐसे करके हम पहुँच चुके थे। तो मैं भी पहुँचता हूँ सर तो रात के 8:30 कुछ बज जाते हैं सर, 8:30। तो हमें वहाँ पे फाइनल ब्रीफिंग मिलती है बाय कमांडिंग ऑफिसर एंड द डीआईजी, सेक्टर डीआईजी, सेक्टर कमांडर। सो वी गॉट द कंबाइंड ब्रीफिंग। हमें बताया गया ट्रुप्स को फाइनल एरियल रेकी की फोटोज दिखाई गई, उनको ट्रुप टू टास्क अलॉट हुए। हम एज अ रेडिंग पार्टी कमांडर जो नफरी बनाई थी सर 115 के 2 रेडिंग पार्टी डिटेल हुई थी। So we were also briefed कि यहाँ पे these are the location of bunkers, these are the location of their living shelters, ये यहाँ पे communication trench है, ये last tier of defense है, इसके पीछे आप इतना पीछे जाओगे तो बर्मा border is just on the vicinity। तो ये सब हमें भी ब्रीफ किया गया सर। उसी टाइम जब ये सब चल रहा था सर, हम भी we were being launched for the first time सर ऑपरेशन में। So मेरा क्वेश्चन यही था सर कि अल्टीमेटली सर लास्ट एम क्या है सर। आई वेरी ब्लंटली सर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को पूछा कि सर लास्ट एम क्या है कि तो एट द सेम टोन माय सीओ आल्सो टोल्ड एंड डीआईजी आल्सो टोल्ड कि द लास्ट एम इज कि देयर शुड बी नो रिमेन्स ऑफ दिस कैंप वंस वी मूव आउट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, नो कैजुअलिटी टू आवर ट्रूप्स एंड नो रिमेन्स टू बी देयर ऑफ द कैंप। सो हमें अपना एम क्लियर मिल गया सर।
मॉर्निंग 8:30 9:30 के अराउंड ये ब्रीफिंग चलता रहता है सर, ट्रुप टू टास्क डिटेल होता है, सपोर्ट एलिमेंट रेडिंग एलिमेंट सबको अपने टास्क पता चलते हैं, कैस्पर्स वगैरह सब रेडी थी सर। एंड मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हम मूव करने थे सर, अपनी लोकेशन से कैंप की तरफ नज़दीक हमने मूव करना था सर। कितना दूर था कैंप यहाँ से? सर इस हमारी टीओबी से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर था सर, बट पास में था? 8 से 9 किलोमीटर सर, बट या टेरेन वॉज सच सर, उसमें बिल्कुल कच्चा रोड, 1-1.5 कैस्पर में आपको बताइए सर ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो 1-1.5 घंटा तो लगता था सर। तो हम फर्स्ट लाइट नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा जल्दी हो जाता है सर, सो ये भी थोड़ा एक मैं बताना चाहूँगा कि हम अप्रॉक्स 3 o'clock फर्स्ट लाइट होने से पहले ही अपनी टीओबी से मार्च करना, व्हीकल बेस्ड मूव हमने शुरू कर दिया सर। एंड सब्सिक्वेंटली अपने सपोर्ट एलिमेंट्स एंड स्टॉप्स जो भी हमने ड्रिल करनी थी, प्लान थी, वो सब इन प्लेस हो गई सर। विद द फर्स्ट लाइट वी डिसमाउंटेड फ्रॉम आवर कैस्पर द 2 रेडिंग कॉलम, एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन से एडवांस किया। टारगेट अभी कितना दूर था? सर नाउ द टारगेट इज अप्रॉक्स आई वुड से सर 800 to 900 मीटर सर। सामने दिख रहा था सर, बट अभी तो उनको पता है कि small आप लोग आ रहे हैं? अभी तक सर यही एक पॉइंट था सर जो इस पूरे ऑप में हमें ध्यान में रखना था कि अभी तक हमारा सरप्राइज कब तक मेंटेन है। लोकल विलेज साथ ही है सर, जिसको हम क्रॉस कर चुके हैं, वहाँ पे हमारी कॉलम्स लग चुके हैं जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा पैनिक का या फिर अफरा तफरी का माहौल ना हो। अब हमारा सरप्राइज कब तक रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन था सर। तो हम डिसमाउंट होते हैं, हम वैसे देखा जाए आपका मकसद उनको मारना नहीं था, आपका मकसद था कि वो कैंप को बर्बाद कर देना। सर हमारे मकसद क्लियर था सर, कैंप को बर्बाद करना, और इस बीच अगर वो रेजिस्टेंस दिखाएगा तो सर डेफिनेटली फायर फाइट तो होना ही था सर। अगर रेजिस्टेंस वो दिखाएगा तो हमने उसको भी नुकसान पहुंचाना फिर पक्का था सर। तो हम आगे जैसे ही जाते हैं सर, दोनों रेडिंग पार्टी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अप्रोच करती है टारगेट ऑब्जेक्टिव की ओर। तो सर इमीडिएटली एक जो ए रेडिंग पार्टी कमांडर थे सर, उनके ऊपर फायर आता है सर, स्पेकुलेटिव फायर आता है सर कैंप की लोकेशन से सर। हम ये कह सकते हैं सर पिन पॉइंट फायर नहीं था, स्पेकुलेटिव टाइप सा लग रहा था सर, जब उन्होंने कीप यू अवे टू कीप जस्ट टू डिस्क्लोज आवर पोजीशन सर। तो उन्होंने वो कोशिश किया सर, फायर जैसे शुरू किया। अब सर ये क्लियर था कि दे आर देयर टू डिफेंड लास्ट मैन लास्ट बुलेट। इससे कुछ क्लियर हो गया था सर कि नॉर्थ ईस्ट में जब फायर फाइट ओपन होता है सर, उस टाइम पे मतलब एम ऐसा है कि अब वो भी अपना रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से करेक्शन सर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मैं क्लोज कर रहे थे। क्लोज इन कर रहा था सर। एंड जैसे ही ये फायर होता है, मैंने मोटोला पे कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया अपने दूसरे रेडिंग पार्टी कमांडर के साथ कि सर ऑल ओके, एंड सो सर ऑल्सो टोल्ड कि हाँ ये फायर आया है, उनकी तरफ से फायर आया है। एंड सब्सिक्वेंटली वी पास द इन्फो टू आवर ग्रुप सर, द मेन कंट्रोल को पास किया। एंड देन वी कंटिन्यूड आवर मूव सर। देयर वाज अ थिक अंडरग्रोथ था, कवर हमारे पास अवेलेबल था, तो हम मूव करते रहे। इसी बीच सर एक बात जो कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी मैंने ट्रुप्स के साथ इंटरेक्शन किया है सर, तो उनका एक पॉइंट हमेशा आता था सर कि ये हमारे एक वेपन से बहुत डरते हैं, या तो एमएमजी या रॉकेट लॉन्चर से। सो उस टाइम एमएमजी तो सर मैं कैरी नहीं कर रहा था, आई वाज लास्ट सपोर्ट आर्म के तौर पे एलएमजीज थी, बट आरएल ज़रूर कैरी कर रहा था सर। सो एक पॉइंट ऐसा आता है सर, हमारे को क्लियर साइटिंग होती है फर्स्ट बंकर की सर, और जैसे आरएल की जो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है सर, बैकलॉग वगैरह, हम वो सब चेक करते हैं। और जैसे ही फायर का हमने अपने कंट्रोल को बताया सर कि इस तरीके से वहाँ पे फायर ओपन हो गया, तो पोजीशन ले लिया सर, आरएल भी साइटेड हो गया, आगे टारगेट भी सेम था। अब कंफर्मेटरी काइंड ऑफ रैकी करने के लिए सर वी वर कैरिंग क्वाडकॉप्टर्स, दिस न्यू जनरेशन इक्विपमेंट जो हमें मिले थे सर, क्वाडकॉप्टर्स के सारे क्वाडकॉप्टर को हवा में करते ही सर हमने फाइनल कंफर्मेटरी रैकी की। तो आई कुड सपोर्ट सर कि छोटी सी टेकरी थी सर, कुछ ज़्यादा ऊंचा उनका जो कैंप लोकेशन था, बंकर्स आगे थे, फिर छोटी सी टेकरी और उस पर लिविंग शेल्टर्स, और उसके पीछे कम्युनिकेशन रेंज थे। तो जैसे ही हमने क्वाडकॉप्टर उड़ाया सर, एंड वी कुड स्पॉट सम 30 to 36 ऑड मिलिटेंट्स मिलिटेंट सर
विद कंप्लीट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वो वहाँ पे खड़े थे। क्या बात कर रहे थे या क्या उनका प्लान था सर? कोई गाड़ियाँ भी वहाँ पे आ रही थी फ्रॉम बर्मा साइड, अच्छा, म्यांमार। फ्रॉम द बर्मा साइड सर, सिंस यू वर अवेयर सर कि ये पोरस है बॉर्डर। तो वो हमने जैसे ही ये देखा सर, वी गॉट द एक्चुअल लोकेशन कि ये कहाँ पे अभी है। और जैसे ही उन्होंने सर ड्रोन देखा तो ड्रोन पे वी गॉट द सेकेंड राउंड ऑफ फायर सर। ड्रोन पे उन्होंने अपने पूरा स्मॉल आर्म्स का बर्स्ट उन्होंने ओपन कर दिया सर। एंड नाउ इट वाज क्लियर, द ऑर्डर्स वर वेरी क्लियर सर नाउ कि गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई। तो आरएल से सर हमने फर्स्ट राउंड जैसे ही आरएल का फायर हुआ तो उनका जो पहला लिविंग शेल्टर था वो थोड़ा एक घास और इसका बना हुआ था सर, जो बनाते हैं वो, उसमें इमीडिएट एचई का राउंड लगते ही उसमें आग लग गई सर। तो काफ़ी उनका वो फर्स्ट लिविंग शेल्टर डिस्ट्रॉय हो गया सर। तो यही सब्सिक्वेंटली सर हम अपने कंट्रोल को भी पास कर रहे थे कि सर अभी हम ये आरएल का जो नॉइस है ये हमारी ओर से था। ये जो आग का धुआं आप दिख रहे हैं, ये कैंप में आग लग चुकी है, फर्स्ट हिट टारगेट हिट हो चुका है। एंड सब्सिक्वेंटली सर हम क्लोज इन होते रहे, स्मॉल आर्म फायर कंटिन्यूस चलता रहा सर। फिर एक टाइम के बाद सर जब डिस्टेंस थोड़ा नज़दीक हो गया, 250 से 300 मीटर रह गया सर, अभी उन्होंने सेकंड कंफर्मेटरी टैकी से हमें पता चलता है सर कि उन्होंने सब कुछ विकेट कर दिया है और अपने कम्युनिकेशन ट्रेंच में पोजीशन ले लिया है सर। ओके, एंड फायर कर रहे हैं वो। हाँ सर, वो पीछे अभी सर वो जहाँ उनके ट्रेंचेस थे सर, उससे हमारे ऊपर अभी फायर पॉसिबल नहीं था सर। बट अगर हम क्लोज इन करते उनके शेल्टर के नज़दीक पहुँचते तो डायरेक्ट पिन पॉइंट एम पे हम आ जाते हैं सर। सो दीज आर द फ्यू हेल्पफुल थिंग जो हमें ड्रोन से पता चली सर, जो हमारे ऑप में बहुत मददगार भी हुई। हम उसके बाद सर और अभी ये ब्रॉड डेलाइट हो गया है। सर अभी सुबह के 5 साढ़े 5 हो गया है सर। अप्रॉक्स 2 आवर्स टू द ऑपरेशन इज डन सर। 2 घंटे हो चुके हैं सर। मणिपुर करेक्शन नॉर्थ ईस्ट में तो अभी फुल सूरज और उजाला हो चुका है सर। सो अभी था सर कि वी नीड अ हाई ट्रेजेक्टरी वेपन सर। वो ट्रेंचेस पे थे। अब स्मॉल आर्म्स और आरएल से जितना हमने वी फायर्ड सम अराउंड 3-4 आरएल सर। बंकर और शेल्टर जो भी फर्स्ट विजिबिलिटी पे आए सर, वो सब हमने आरएल के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए आगे को बढ़े सर। तो अब आता था सर कि वो ट्रेंचेस में बैठ गए थे। नाउ वी कांट ओवररन द कैंप अंटिल द ट्रेंचेस आर क्लियर सर। तो उसी टाइम पे ये सपोर्ट ग्रुप मोटार 51 मोटार के जब हमने डायरेक्ट किए सर, तो वो ऑलमोस्ट सही जगह पे ज़्यादा गिरे। effective तो रहे। हैवॉक और पैनिक सिचुएशन वहाँ पे नज़र आया सर, जबकि उन्होंने अपना ट्रेंचेस छोड़ के भागते हुए पीछे जाते हुए नज़र आए सर। गाड़ियाँ वहाँ पे इजीली आ रही थी सर। तो बर्मा की तरफ भाग रहे थे वो। यस सर, बर्मा की तरफ भाग रहे थे सर। बट फाइनली वही था सर, धीरे धीरे करते हम आगे गए। उनके जो 2-3 शेल्टर्स नज़दीक थे, जो हमारे नज़दीक थे, वो अब रियर साइड को चले गए थे डिप्लॉय करके अपने ट्रेंचेस में। उन शेल्टर्स में देखा तो वी कुड सी सम वॉल लाइक स्टोर्स। इसी तरीके से हमें पता चला कि इन शेल्टर्स में एम्यूनिशन और आईडीज जैसी चीज़ें भी मौजूद है सर। ओके। सो अब आरएल अगर हम ऐसे पे डायरेक्ट फायर करेंगे सर तो इट माइट कॉज हार्म टू अस ऑल्सो। अब हम बिल्कुल नज़दीक हो गए हैं, 200-250 मीटर भी नहीं रहा है डिस्टेंस। सो ऐसे ऐसे करते सर देन वी स्टार्टेड क्लियरिंग द कैंप सर। एक तरफ से हमारी सपोर्ट पार्टी, एक रेडिंग पार्टी एक तरफ टाइम पे कवरिंग फायर देता हुआ अप्रोच करते करते, एंड बाय देन सर उन्होंने भी अपना पीछे को हटना ज़्यादा सही समझा सर। उनकी ओर से भी वो जो उनके पर्सनल वेपन थे वो लेके गए। कुछ साइटिंग जो ड्रोन में हम देख पा रहे थे सर, उसमें ये भी हम दीज आर सर्विलेंस ड्रोन सर, नॉर्मल सर्विलेंस ड्रोन से हम देख पा रहे थे कि कुछ गाड़ियों में वो आदमी जैसे भी कुछ दिख रहे थे सर, जिनको ले जा रहे थे काइंड ऑफ इंजर्ड और इंजर्ड कैजुअल्टी कुछ ऐसा भी सर पिक्चर्स सामने आई थी। सो हम अपना टारगेट कंटिन्यू करते रहे सर, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, जो ये तकरीबन सर 5-5.5-6 घंटे तक चला सर। ओके। कंटिन्यूस, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सर हमने ये मतलब कंसिडर नहीं किया कि अब ये ऑपरेशन ख़त्म है, उनकी ओर से रेजिस्टेंस ख़त्म है। लास्ट तब तक हम लास्ट शेल्टर और बंकर तक नहीं पहुंचे सर, तब तक हम वही फायर एंड मूव की टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए ही आगे गए। कोई भी इजी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं सर। एंड सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये कंक्लूड हुआ सो वी कुड
destroy approx 8 bunkers, bunkers and the sentry posts, and very well fortified, sir. पूरे अच्छे से डिफेंसेस बने थे सर, अच्छे से बनाते हैं वो। एंड उसके बाद 3 उनके लिविंग शेल्टर्स है, 3 लिविंग शेल्टर्स हमने पूरे डिस्ट्रॉय किए सर। इसके बाद हमने अप्रॉक्स 36 ऑड वेपन वी कुड रिकवर फ्रॉम देयर कैंप सर, जो वो छोड़ के चले भागे। यस सर। सो दैट इंक्लूड्स जिसमें 23 ऑड मोटार्स थी सर, सम AK 3 मोटर्स, सर, मोटर एमिनिशन की बात करें आप? मोटार सर, द ट्यूब tubes, and some 4-5 AKs. Insas was also present there, sir. The one the looted from हाँ। during the clashes. Pistols, grenade, IDs, ये सब सर तमाम बाद में हम रिकवर करके अपने साथ ऑपरेशन कंक्लूड के टाइम पे लेके आए सर। वाह, अमेजिंग, मतलब सुन के मजा आ गया। या इनफैक्ट दैट मस्ट हैव बीन समथिंग काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। वन ऑन लाइटर नोट सर, जब हमारे पे ये स्मॉल आर्म फायर आता है तो मैं कंट्रोल को अपना मैसेज पास करता हूँ कि सर फायरिंग 1 राउंड RL नाउ। हाँ, तो बोलते कि अभी स्मॉल आर्म आया है, स्टार्ट फायरिंग स्मॉल आर्म LMG कि सर आई एम अ टैंक मैन, लेट मी स्टार्ट विद RL फर्स्ट। इनफैक्ट मैं सोच रहा था आपने अपने टैंक को मिस तो नहीं किया? सर द बेस्ट थिंग इज, तो उनको खौफ ही एक चीज का है सर, तो जो खौफ है उसी से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, दिल में खौफ बैठना चाहिए वो। एंड जैसे आपने बताया ना कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से यूज जिस तरह से किया गया कि आपने ड्रोन को सर्विलेंस में भी यूज किया, फिर ड्रोन को पेलोड में भी यूज किया, तो यही सारी चीज़ें जो शायद हम लोग अब सीख रहे हैं, नई जितनी टेक आ रही है एंड उसको यूज भी कर पा रहे हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि वो बटालियन लेवल तक भी पहुंच रहा है। सर आप दोनों ये बताइए कि मैंने 9 से 11 वाला मणिपुर भी देखा है, जब शाम को पूरा इम्फाल बंद हो जाता था, एकदम 6 बजे और बिल्कुल सुनसान हो जाती थी सड़कें। उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई, इम्फाल में नाइट मार्केट भी लगने लगा, काफ़ी सारे शोरूम्स खुले, और अभी फिर से ये हालत आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि अभी फ्यूचर है क्या नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें? जैसे सर अभी इसको 2023 से ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं जब से क्लैश स्टार्ट हुए थे, तब से हम देख पा रहे हैं कि लोग भी अब इस चीज़ से फेडअप हो चुके हैं, दोनों साइड की कम्युनिटी। और जो एजुकेटेड लॉट है वो चाहता है कि पीस हो, फिर चीज़ें फिर से नॉर्मलसी की तरफ आए। एजुकेशन जैसे पहले होता था कि दोनों कम्युनिटी के लोग एक सेम कॉलेज, सेम एयरपोर्ट, सब कुछ सेम यूज़ करते थे, वो हम देख सकते हैं कि लोग चाहते हैं वो। बट अभी भी कुछ एलिमेंट हैं जो अभी भी चाहते हैं, जिनका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है जिस वजह से चीज़ें नॉर्मल ना हो। पर मेजॉरिटी लोग आजकल अभी भी पीस की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें जैसे पहले थी क्लैश से पहले वैसी नॉर्मल हो जाए। सर एक पीक मणिपुर ने देखा 23-24 में, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे इम्पोज होता है फेब 25 में सर, 12 महीने प्रेसिडेंट रूल रहता है। उसके बाद नाउ द पॉपुलर गवर्नमेंट इज बैक इन मणिपुर सर। इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम सर लॉट हैज़ इम्प्रूव्ड सर, lot of that recovery process is still going on sir, the recovery of those is still on, and now I think sir Manipur is moving for the normalcy sir. कम्युनिटीज अभी भी आपस में So मिल that, नहीं रहे। That will it will take time It sir. will take time. इंटरेक्शन में अभी हमें AR जैसे कोशिश कर रही है कि हर जगह नॉर्मलसी लाने के लिए दोनों कम्युनिटी के बीच में रीच का एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रही है। दोनों जगह पे अगर कोई एक AR यूनिट यहाँ पर है इस कम्युनिटी के साथ, दूसरी अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ है, सेम चीज़ें, सेम इवेंट्स उनको ऐसे प्रोवाइड कर रही है, गेम, स्पोर्ट्स, हर जगह। पर अभी सब इवेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, पर वही फ्यूचर में कोशिश है कि वो सारे इवेंट साथ में हो पाए, कि दोनों कम्युनिटी साथ में आके कोई अगर फुटबॉल मैच या कुछ ऐसे हो साथ में खेल पाए। नहीं, जैसे कि हिल कम्युनिटीज़ हैं, उनका सामान वगैरह तो वैली से जाता होगा सर। सो वो अभी कैसे डिपेंडेंट हैं, उनका सामान वगैरह कैसे जा रहा है? ये अब अभी की जो एक्सेस है वो रास्ता यूज़ नहीं कर पा रहे। बीच में जब PR के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया था, जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, कि वो एक्सेस दोबारा खोला जाए, पर अभी भी लोगों में इतना रोष और इतना आप बोल सकते हैं आक्रोश है पुराने इंसिडेंट को याद करके। कुछ एजुकेटेड लोग चाहता है कि अभी वो रास्ता खुले और लोग फिर से साथ में आए, बट अभी तक वो स्टेज तक नहीं पहुंच पाए कि वो कनेक्ट हो पाए। तो अभी तक जो रास्ता हिल वाले यूज़ कर पा रहे हैं वो मिजोरम की तरफ से एयरपोर्ट, वेस्ट वाले मिजोरम और ईस्ट वाले में भी इम्फाल एयरपोर्ट दे आर मूविंग सर। सो जनरली सब
बाहर से ही हो रहा है, डिपेंडेंसी अभी भी मतलब वैली के अंदर इंटरेक्शन नहीं हो सर रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज है एक एलपीजी राशन जो कि हिल साइड को जो गवर्नमेंट सप्लाईज जानी है सर, हाँ। वो अभी भी नॉर्मल तरीके से मूव होती है, अंडर प्रोटेक्शन मूव होती है सर। उसको इंश्योर किया जाता है कि वो राइट जगह पे एक बार ही पहुंच जाए, उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी जैसे भी होगा वो जो नहीं, process है नॉर्मल वो- डे टू डे रिक्वायरमेंट जो Day-to-day- शॉप से आपको लेकर के आना है, जो शॉप्स हैं वहाँ पे सर वो जो अपना सामान लेते हैं वो सब तो नहीं आ पा रहा होगा कुछ। Sir, as sir brought out, sir, hills people are mostly dependent on the hill districts, sir. Like Sisipur is one, sir. ये मतलब and सीसीपुर इस क्लैश के बाद से सीसीपुर इज आफ्टर दैट सम टाइम इट्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेपरेट हो जाए पूरे मणिपुर से। इट विल स्टिल डिपेंडेंट ऑन इम्फाल, बट काफ़ी उन्होंने चीज़ें ऐसी हैं जो मिजोरम के एक्सेस से यहाँ पे जो सीसीपुर पहुँच रही हैं और जो बाकी हिली एरियाज पे पहुँच पा रही हैं। ओके। और बट थोड़ा सा समय लगेगा, बट पूरे मणिपुर के लिए सभी सारी कम्युनिटीज़ के लिए शायद बेस्ट है कि वो एक साथ मिलकर रहें, रेदर देन कि कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपना खुद का बेनिफिट देख रहे हैं। ऐसे सर हमने इंस्टेंट्स देखे हैं, जैसे एक कभी एम्बुलेंस या कोई ऐसी इमरजेंसी है तो उसमें दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे के लिए पासेज देते हुए भी देखा है, जिसमें वो एक दूसरे के लिए फ्री पास भी अलाउ किया कि अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल किसी की कंडीशन है तो उन्होंने फ्री पास अलाउ किया है, जिसमें उन्होंने सारे अपने डिफरेंसेस भूल के कि अगर क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए एक दूसरे को फ्री एंट्री दी है। सर इसी से ऐसे इंसिडेंट के लिए एग्जांपल सर जैसे हमारी यूनिट में अवेलेबल था सर, जैसे हम डिप्लॉयड पहले हिली एरिया में थे, उसके बाद वैली में आए, तो हिली एरिया में भी हमारे डॉक्टर जो एआर में ऑथराइज होते हैं, ARMO, ही इज़ फ्रॉम मितई कम्युनिटी, बट ही हैज़ ट्रीटेड मैनी कुकी पेशेंट, जिनको पता भी था कि ये जो डॉक्टर जिससे हम अपना इलाज करा रहे हैं वो एक मितई डॉक्टर है। उससे बात कुकी लोग भी मितई में करते थे, उसको अपना प्रॉब्लम भी मितई लैंग्वेज में बताते थे, और उनको पता था, उनको ये भरोसा था कि ये डॉक्टर है और चाहे दूसरी कम्युनिटी का है पर ये हमारा ध्यान रखेगा। काफ़ी सारे पेशेंट ने उससे अपना इलाज करवाया इस दौरान। सर ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे कंपनी एक AOR में भी होता है सर, जिसमें 3 बच्चे किसी चीज़ के साथ खेलते हुए सर सिवियरली इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी लेग्स में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है और ब्लीडिंग होती है सर। तो कम्युनिटी की ओर से असम राइफल को कॉल आता है कि कुछ हमें फर्स्ट एड या कुछ हमें मेडिकल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। वी रश टू द स्पॉट सर, वी कुड सी 3 किड्स 10 years of age सर लाइंग ऑन द ग्राउंड। उनको तब इमीडिएट, तक वो नीचे ही थे। हाँ सर, उनको चोट लग गई थी, कुछ लग रहा है कि एक्सप्लोसिव हो या कुछ ऐसी चीज़ थी सर जिससे वो इंजर्ड हो चुके थे। तो उनको सर इमीडिएट हम फर्स्ट एड के लिए ले जाते हैं नियरेस्ट PHC वो केस देखता है, तो PHC ऑल्सो रिफ्यूज कि इट्स बियॉन्ड द कैपेबिलिटी। वी प्रोवाइडेड द फर्स्ट एड सर, अपने AR जो दिस MI रूम होता है सर, उस पर जाके हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। एंड नाउ इज द कॉल हैज़ टू बी टेकन सर कि इनका फर्दर ट्रीटमेंट कहाँ होगा, बिकॉज ब्लड लॉस हो गया था, ब्लड लॉस के कारण द कंडीशन वॉज वेरी सिवियर सर। एंड एट द सेम टाइम द कम्युनिटी ओवर देयर सर, द वैली पीपल ऑल्सो एग्रीड कि वी विल टेक केयर ऑफ इट ऑन humanitarian grounds sir, because this is one of the rare case where the sufferer is just a 10-year-old kid, rather 3 of them sir. So on humanitarian grounds sir, this is the treatment, everything went It's sir permitted. as planned sir. And this is the incident should say sir कि normalcy is coming in Manipur. These are small incidents only sir that will bring the normalcy. It will not happen overnight also sir. बच्चे बच गए। Sir, one got amputated sir, and the balance 2 sir, they are okay, and they are still undergoing treatment sir. One leg amputated, both leg. One kid, both legs. So it is all because of sir that trust factor, that slow trust factor that we have built. Ki they agreed to, at our security arrangement, they agreed to move up till there and then get the treatment done. That the same time they were also with open hands. They were readily accepting कि we were on humanitarian grounds and considering our profession. पर हमेशा कम्युनिटी राइट से ऊपर फिर हमेशा एक पीस का माहौल दोबारा आया है बिल्कुल। मणिपुर में, काफी Yes. काफी बार होने के बाद भी। तो यही उम्मीद है कि इस बार भी थोड़ा लंबा समय लग रहा है पर हम उस पीस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्लोली पर
स्टडी बढ़ रहे हैं आगे और वो प्रोग्रेस दिख रहा है। सो यस, वी विल प्रे सिंसियर हार्ट से कि मणिपुर में पीस शैल प्रिवेल फॉर एवर। अभी हमारे डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, थोड़ा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करते हैं। या मैं एनडीए से हूँ, ये आईएमए से है। मुझे लगता है कि एनडीए सबसे डिफ़िकल्ट होता है। इसको लगता है, ये मानता नहीं है मेरी बात, इसको लगता है कि आईएमए सबसे डिफ़िकल्ट होता है। और आप लोग दोनों ओटीएस से हैं, एक कोर्स ऊपर नीचे। सर आई एम श्योर आप लोग को लगता होगा कि ओटीएस सबसे डिफ़िकल्ट है। सर डिफ़िकल्टी एकेडमी में आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन ट्रेनिंग सर। अभी ट्रेनिंग ओटीए इस ट्रेनिंग आपकी मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए ही हो जाती है कि वहाँ पे वेदर ऐसा है कि आपको इतने हीट में आपको तैयार करता है वो, कि मुझे याद है कि जब हमारी क्रॉस कंट्री होती थी तो हॉस्पिटल एमएच में पूरे का पूरा खाली करवा देते थे पहले, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्कॉफ प्लाटून के लिए एक जगह बन जाती थी, क्योंकि उसमें कैडेट्स की गलती नहीं है, इतना हीट टेम्परेचर होने की वजह से काफ़ी वो प्रॉब्लम आती थी। और एक एज ब्रैकेट है जिसमें ओटीए में एक कैडेट जाता है। क्या है ये एज ब्रैकेट? एज ब्रैकेट ये है कि काफ़ी जो इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, जितने भी एंट्रीज आती है उसमें ग्रेजुएशन और टेक्निकल एंट्री होने की पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आते हैं, पोस्ट काफी ग्रेजुएट्स भी सारे। आते हैं। टेक्निकल एंट्री की एज लिमिट 28 तक है, तो 28 तक आते हैं, पर फिर भी उन्हें सेम स्टैंडर्ड मैच करने होते हैं जो एक एनडीए से पास आउट होने के बाद या आईएमए से पास आउट होने वाले को स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होते, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। सर सेम ट्रेनिंग हमें 11 मंथ में कंप्लीट करनी होती है सर, जो कि बहुत ही फास्ट पेस है सर। ग्रेजुअल कुछ भी नहीं है, एक के बाद एक स्टेप्स आपको कंटिन्यूस अपना फिजिकल भी इम्प्रूव करना है सर, और जो सेम स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है जो कि तमाम एकेडमी से जो ऑफिसर्स पास आउट होते हैं, ओटीए के भी ऑफिसर सेम बेंचमार्क को। तो ओटीए में सबसे टफ क्या है? जैसे होता है ना कि एनडीए में रॉवर्स है या आईएमए में भद्रास है। ओटीए में सबसे टफ वेदर है सर। और सबसे डिफिकल्ट वेदर है। अच्छा, मुझे लगा आप बोलोगे कैडेट है। वो आपको पता है कि रगड़े से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो चाहे वो रगड़ा 1 साल के अंदर दिया जाए या फिर 4 साल के अंदर, तो बस वो सेम बॉन्ड बना देता है जो आपको आगे तक लेके जाए, आपको हमेशा अपने कोर्स में याद रहते हैं। तो आपको कभी रगड़ा रवि ने? सर सब मेरे इमीडिएट सीनियर कोर्स के हैं और मेरे ब्रदर कंपनी के हैं सर। लाइक इन आवर अकेडमी सर देयर इज वन बटालियन जिसकी 2 जेंटलमैन कैडेट कंपनीज थी सर। तो सर मैक्टिला से है, मैं नौशेरा कंपनी से हूँ सर। Okay. सो सर मेरे इमीडिएट सीनियर होने के नाते सर इनके तो अब जैसे ही सीनियर को क्रॉस करते थे सर कहीं पे भी, तो बैंड एंड स्टार्ट रोलिंग तो फौज का बेसिक ड्रिल है सर, जो वो तो होता ही था सर। सो बट बाद में एज द टाइम अप्रोचेस सर की पासिंग आउट परेड के नज़दीक जब आते थे तो सर को आर्मर्ड मिली सर, एंड आई वाज अ हार्डकोर आर्मर्ड ऑप्टी सर। सो मैं सर से पूछा कि सर आप ऑप्ट किया था, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं सीनियर टर्म में करूँ तो मेरे को आर्मर्ड मिले हैं। मुझे भी आर्मर्ड मिल जाए सर। सो ये कुछ बातें हुई थी सर। देन सर से पहले मैं एआर पहुंच किया सर, पोस्टिंग एआर। आपने ओवरटेक कर लिया उनको? नहीं सर, ओवरटेक तो जस्ट सर्कमस्टांसेस वाज सर की आई जॉइंड एआर 1 मंथ प्रायर टू सर। फिर वही हमारी कन्वर्सेशन द्वारा हुई सर कि एआर गए, न्यू एनवायरनमेंट में गए, फ्रॉम अ टैंक टू नाउ कंप्लीट सीआई नॉर्थ ईस्ट जंगल, या एंड दैट टू इन मणिपुर एंड इन amid ethnic clashes सर। सो वो हमने डिस्कशन किया सर, एंड सीनियर जूनियर सपोर्ट तो हमेशा मिलता रहा है सर। पर ब्रदर कंपनी का हमेशा एडवांटेज मिला सर इसको कि लिफ्ट क्या लेता क्या है। क्या एडवांटेज? ये एक चीज़ बताओ, क्या एडवांटेज मिला? ब्रदर कंपनी का सर हमेशा ये एकेडमी में अनसेड रूल है सर, अनस्पोकन रूल है कि अगर जो ब्रदर कंपनी, अगर कोई दूसरा कंपनी वाला उसका रगड़ा ले रहा है तो ब्रदर कंपनी ऑफिसर कैन कम एंड उसको उस रगड़े से किसी भी समय छुड़वा सकता है। किसी भी सीनियर को इंटरप्ट नहीं किया जाता, पर जब एक तरह वो डिसाइड कर ले कि ये ब्रदर कंपनी का ऑफिसर है, उसका हो चुका है, अभी बीच में ब्रदर कंपनी ऑफिसर जाके बोल सकता है इट्स फ्रॉम, जैसे आई एम मैक्टिला इज नौशेरा, तो आई कैन गो देयर एंड बोला कि अब मैं संभालूंगा इसको। किसी भी सीनियर को काटा नहीं जाता, पर ये बोल दिया जाता है अब मैं संभालूंगा। फिर उसके बाद मेरे हाथ में है कि इसके आगे कितना इसको ट्रेन करना है। वो फिर अगले 20-30 सेकंड की कार्रवाई बचती है सर, बट वो कमराडरी और वो ब्रदरहुड रहता है सर कि उस टाइम हम बच जाते हैं सर। ये बताइए, जब हम एकेडमी जाते हैं अलग अलग नोशंस लेकर के जाते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, कभी कुछ और सोच रहे होते हैं, और वहाँ पहुँचते ही झटका लगता है सर आपको तो शायद कम लगा होगा। आपके फादर ऑलरेडी एपीटीसी में हैं, जो एपीटीसी खूंखार लोग होते हैं सबसे फिजिकली फिट वाले होते हैं, या
सो बट ये दोनों इंजीनियर्स हैं। दोनों इंजीनियर्स हैं, तो हम्म। क्या रहा है आप लोग के लिए जब एकेडमी में जा करके, कभी लगा है ऐसा झटका? सर फादर एपीटीसी में थे और इससे पहले ही जस्ट मैं इंजीनियरिंग जब स्टार्ट की तो एनडी में ही पोस्टेड थे, तो मैं देखता रहता था कि कैडेट्स कैसे ट्रेन होते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है। तो सुबह की रनिंग और ट्रेनिंग तो मेरे लिए नॉर्मल थी, बट जो एक एकेडमी में एक जो आपका रूटीन सेट होता है पूरे दिन के लिए, आप दिन में एक बार 1 घंटा आधा घंटा दौड़ लेते हैं, पर जो एकेडमी में आपको सिर्फ सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, जो क्लास में नींद आती है, वो सिर्फ एकेडमी में हो सकता है। इतना रगड़ा सिर्फ एकेडमी में हो सकता है, उसके लिए आपको कोई भी तैयार नहीं कर सकता। तो मेरे फादर ने हमेशा से कोशिश की, मतलब ट्रेनिंग चलती रही मेरी बचपन से लेके जब एडोलेसेंस से, पर जब मैं एकेडमी पहुंचा तो वो थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि इतना रगड़ा एक साथ ड्रिल हो रही है आपकी, आप पहले पीटी के लिए जा रहे हैं, फिर आपकी ड्रिल हो रही है, फिर हॉर्स राइडिंग हो रही है कभी आपकी, और फिर उसके बाद आपको इतना रगड़े के बाद क्लास में बैठाया जा रहा है। तो फिर जो क्लास में जो बैठते थे तो फिर उसके बाद सीधा आंखें बंद होती थी और क्लास खत्म होने के बाद खुलती थी। वो आधे टाइम लेग्स अप हैंड्स डाउन करके क्लास अटेंड कर रहे होते थे। आपको शौक? सर जिस दिन ही मैं एकेडमी में फर्स्ट डे एंटर करता हूँ सर, तो गेट पे, मेन गेट पे ओटीए में हमें कंपनी अलॉट होती है सर, नौशेरा कंपनी मुझे मिलती है। कंपनी पहुँचते ही सर हमारा वहाँ पे एक ट्रेडिशन है सर छोटा सा, कि ऑन नकल हम 9 पुशअप्स करते हैं सर। 9 क्यों, बहुत कम है? 9 मीन नौशेरा सर, सो Okay. सम ट्रेडिशन विद 9 पुशअप ओनली, बट सर Plus स्टार्टिंग this डेज number of में sets, sir. स्टार्टिंग डे में वो भी एक कठिन था सर। सो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, मेरे साथ एक और कैडेट था, वो भी, हम दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ पे सीएचएम हमारे सीएसएम हमें बोलते हैं कि बैंड ऑन नकल्स एंड स्टार्ट डूइंग 9 पुशअप एंड डू द वॉक क्राई। तो हमने वो किया सर, तो वहीं पे मैंने उस क्या वॉर क्राई क्या है? शेरा शेरा नौ शेरा सर, सिंपल। एंड उसी टाइम मैंने डिसाइड कर दिया कि नाउ फॉर बैलेंस 11 मंथ जस्ट शट योर ब्रेन एंड कीप फॉलोइंग द प्रोसेस एंड द ऑर्डर सर। जैसे मेरा जो कोर्स था वो बहुत ही नोटोरियस एंड परफॉर्मर दोनों तरह से था, तो हमारे एक अलग ही वो चलता था कि एंड अगर एक ने कुछ कर दिया तो कर दिया बस, फिर वो पूरा कोर्स उसका हैंड होल्डिंग करेगा एकेडमी में। तो आपके उसमें रहा कोई ऐसा इंसिडेंट कि किसी कोर्समेट ने सबको अच्छे से बजवाया हो कि पूरे रात लगे हुए हैं एंड उसे बाद में बोला कि साले तेरी वजह से रात काली हुई? सर इसमें हमारा एक इंस्टेंट नहीं सर, वैसे तो हमारा कोर्स फेमस था सर। अगर मैक्टिला का सर वॉर कराया, माइटी माइटी मैक्टिला पर, और माइटी मस्टैंग्स बोलते हैं क्योंकि हर हेलो cross हेलो, country- माइटी मस्टैंग्स हमें। सर माइटी मैक्टिला हर जगह सर माइटी मस्टैंग्स है। हमारा ट्रेडिशन हम भी कैरी कर रहे हैं सर, हमारा भी ट्रेडिशन है। हमने क्रॉस कंट्री की रेप्लिका उठाई है एंड वी हैव इन ओटीए वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ। ये बताओ, असली अगर मस्टैंग है, जैसे हम लोग हैं असली मस्टैंग, ठीक है, तो हम दौड़ते दौड़ते नहीं, हम तो घोड़े में जाते हैं। तो क्रॉस कंट्री में हम हमेशा लास्ट आते थे। That's again on the lighter side. आप एनडीए तक मस्टैंग हो, उसके आगे फिर ये ओटीए में आ जाते हैं। या प्लीज। तो मैक्टिला यूज्ड टू कम इन फर्स्ट इन क्रॉस कंट्री सर, और तो इसलिए माइटी मस्टैंग्स बोलते थे। पर हमारे कोर्स ने कुछ ऐसा ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि हमारी वजह से सीनियर इतने बजने लगे कि हमारा नाम माइटी मम्बास पड़ गया, कि जिसको डसते थे फिर वो, मतलब सीनियर को डसते थे वो बचते नहीं थे। इस चीज़ से एक एग्जांपल है हमारे कोर्स में, आपको पता है कि टेबल एटिकेट्स कितने मेस में फॉलो होते हैं, और सीनियर के सामने तो स्पेशली। तो आपको मॉर्निंग में ब्रेड और जो टी नॉर्मल सर्व होती है, तो आपको ब्रेड खाने के भी तरीके हैं जिस तरह से वो खाई जाती है, और घर पे खाने के कुछ अलग तरीके हैं। तो वो कोर्समेट ब्रेड को चाय में डुबोता हुआ पाया गया और इसे सीनियर ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो उस चक्कर में सीनियर ने हमारा उस दिन ओटीए में, कम ऑन यार, क्या कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक रगड़ा चला है। पर उसी कोर्समेट की वजह से, जिस वजह से हमारा माइटी मम्बास पकड़ा, अगले दिन तो सीनियर्स की एडवेंट के द्वारा पूरे दिन किसी कारण की वजह पूरे दिन उनका रगड़ा चला। तो उसके बाद वो समझ गए कि इस कोर्स को जितना हम टच करते हैं उससे ज़्यादा फिर कोई ना कोई हमें टच करता है। काफ़ी पहुंच थी आपके कोर्स की। सर आप लोगों ने परेशान नहीं किया इनके कोर्स को? तो हमारे कोर्स का भी एक इंसिडेंट होता है सर। एक दिन हमारे कोर्स सीनियर्स को कंपनी कमांडर फॉल इन होता है सर, उसमें उनका रगड़ा पट्टी जो बोलते हैं सर वो शुरू हो गया था, और गलती से हमारे कोर्समेट ने कर्टन से साइड होके खिड़की से देख लिया था कि नीचे सीनियर्स के साथ क्या हो रहा है, और वो चीज़ सीनियर्स ने देख ली सर कि कोई पर्दे से हमें रगड़ा लेते हुए देख रहा है।
वो दिन था सर। और उसके बाद बैलेंस 1-1.5 महीना तो हम कंटिन्यूस ही सीनियर द्वारा ट्रेंड होते रहे सर। डे नाइट फॉल इन्स होते रहे, और हम बार बार हमें यही कोट किया जाता था कि और सीनियर को रगड़ा खाते देखना है तुमने पर्दे से कि नहीं देखना। आई थिंक व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि ये क्या है, बट जनरली एनडीए IMOT पूरे फौज में ट्रेडिशन होता है कि अगर कोई सीनियर आपके सीनियर को डांट लगा रहा है या कुछ भी पनिशमेंट दे रहा है, तो जो जूनियर है वो जनरली वहाँ से चला जाता है या वो देखता नहीं है। अदरवाइज मतलब एकेडमीज में तो फिर एग्जैक्टली सर, वो Yeah. आज भी हमें नहीं पता कि हमारे कोर्स से वो कौन था। जिसने वो पर्दा हटाया। उसका रिपरकर्शन जरूर ले लिया था, लेकिन हमें आज तक वो आदमी नहीं मिला है जिसने आई एम श्योर हमारा पॉडकास्ट देख के वो कमेंट सेक्शन में डालेगा लिखेगा कि मैं था। कि मैं था। या ओके, बिफोर हम इससे पहले कि आपके इसके आगे आमड के बारे में बात करें, मैं जानना चाहता हूँ, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं एंड दे वुड लाइक टू जॉइन द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। उनके लिए आप लोग दोनों अलग अलग, आप लोग का सब कुछ मिलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही एडवाइस देंगे। आप लोग दोनों अलग अलग एक एक एडवाइस देंगे उनके लिए। सर वन थिंग आई कैन एडवाइस फॉर एनी एकेडमी सर, कि घोड़े जैसा सर चलते जाना है, और नाल अगर आपके इधर पट्टी लगी सिर्फ सामने देखना है, हाँ। जो आदेश मिला है बस उसको फॉलो करते रहना है, Yeah. और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जब तक आप ट्रेनिंग में हैं। उसके बाद फौज आपको बहुत मौका देगी कोर्सेज में, या बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जगह मिलेगी पे। जहाँ आपको दिमाग लगाने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में अगर जितना आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा घर की याद आएगी आपको। और आपके कोर्स को भी प्रॉब्लम होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपका क्या एडवाइस Yeah, होगा? सर। तो यंग एस्पिरेंट्स के लिए तो यही कहूँगा कि थोड़ा फिजिकल्स पे काम करके जाए सर एकेडमी में, वरना इंजरीज और कोप अप करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड लास्टली तो सर एक ही चीज़ है जो फौज में ट्रेनिंग टाइम से और बाद तक चली रहती है कि सीनियर्स आर ऑलवेज राइट। उस गुरु मंत्र पे चलो, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी सर। यस, आप दोनों टैंकमैन हैं, एंड मतलब जैसे मैंने कभी आर्मर अडॉप्ट करने की नहीं सोची, बट मेरे कई सारे कोर्समेट थे मेरी कंपनी में, वो बड़े ही पैशनेट थे कि यार चाहेंगे तो बस वो टैंक 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 टैंक। ऐसी क्या चीज़ है, क्या मोटिवेट करता है? सर आर्मर्ड में सर पहले सब लोगों के अलग अलग मोटिवेशंस रहते हैं आर्मर्ड में आने का, पर जो मेरे लिए पर्सनली एक्सपीरियंस था, मेरे को भी आर्मर्ड चाहिए थी, बट व्हाट बिकॉज ऑफ इट्स टेक्निकल साइड आई वाज थिंकिंग कि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसमें खराब हो जाएगी तो मैं रिपेयर करूँगा। सॉरी। इट इज़ कंसिडर्ड सर उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे। बट जब आपने कभी यूज करे वो फिर? हाँ सर, जब कोर्सेज में थे और जब सीखने का मौका मिला, जब टैंक में जब फील्ड फायर होती है, तब हर किसी अफसर को चाहे कोर्स में अच्छा किया हो या ना किया हो, वो अप्लाई करने पड़ते हैं। पर जब पहली बार जो टैंक चलाने का एक्सपीरियंस था सर, वो जो कुछ है वो कुछ हटके है। जब आपको इतनी सारी पावर, इतनी सारी हॉर्स पावर आपको अपने हाथ में फील होती है, और आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी, आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके सामने आया, मतलब अगर झाड़ी, बाकी छोटे भी ऑब्स्टिकल, बड़े ऑब्स्टिकल, जब आप उसको क्रॉस कर पाएंगे, इतनी सारी हॉर्स पावर, वो एक्सपीरियंस हटकर है कुछ। सर जब आप 23 साल की उम्र में सर एक 45 टन का टैंक, जिसको सर 780 हॉर्स पावर के साथ जब आप वो चलाते हो सर, जो वो एक्सपीरियंस है, आप दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी उठा लो सर, उससे वो कंपेयर नहीं किया जा सकता सर। वो एक्सपीरियंस हटकर है एकदम। यस, एंड स्पेशली आप महाजन में, और जब रेत के ऊपर ढोरे पे हम लोग देखते थे जब उड़ते हुए जाते थे टैंक, और हम पीछे वो मतलब ड्रॉप करके जाओ या पीछे कैसे भी जाओ, तो लगता था यार लिफ्ट दे दे हमको। सो 780 हॉर्स पावर, सर अगर आप उसको किसी नॉर्मल गाड़ी, लेट्स से महिंद्रा थार, सर तो उसका कितना हॉर्स पावर होगा? थार का तकरीबन सर 150 टू 15 टू 120 हॉर्स पावर की होगी, तो तकरीबन 8 या 9 तार एक सिंगल टैंक उसके बराबर, मतलब वो खींच सकता है इतनी गाड़ियाँ, उसके पीछे बांध दी जाए तो वो। और गोले भी होते हैं। ये सर फायर पावर और शॉक एक्शन तो अलग ही चीज़ है सर। यस, उसको तो ये बताओ, रात में बैठ करके उसके अंदर कुछ दिखता है? यस सर, नाइट विजन साइट है सर। 4-5 में 2004 एंड 5 में हमने एक एक्सरसाइज करी थी जिसमें टैंक्स भी थे साथ में। उस समय जो नाइट विजन साइट्स थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब जो टैंक मैन्स बताते थे कि पीछे वाले टैंक्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, शायद धूल और वो सारा काफ़ी हो जाता है रात में।
और आगे वाले के भी उतने क्लियर नहीं थे। अभी क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे? सभी जो हमारे पास नाइट साइट और फायर कंट्रोल सिस्टम लगा दिया गया है टैंकों पे, ये बहुत ही एडवांस है सर। इसमें इसको लगाने के बाद सर डे एंड नाइट का जो डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा रह गया है सर। ओके। डे नाइट साइट ऑन करते ही जैसे आप टारगेट और अपना आगे का व्यू देखते हो सर, वो टीआई बेस्ड है, बहुत ही क्लियर दिखता है सर। और रेंज ये लगभग? एडवांस रेंज सर, एग्जैक्ट रेंज सर ये क्लासिफाइड है सर, बट इट्स गुड सर एज फार एज आई कैन से सर। आपका गोला हिट हो जाता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइवर का तजुर्बा सर। जो आपने बताया कि डस्ट कॉलम जो उस टाइम होते थे, वो प्रॉब्लम आज भी है, पर वो टीएफसी से ज़रूर कम हुई है। पर एक ड्राइवर जितना ज़्यादा तजुर्बादार रहेगा, वो उस टाइम पे भी था। अगर नाइट साइट या फिर डे साइट का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, पर जो ड्राइवर उसको सीखता है, जब ऑन ग्राउंड सीखता है, टैंक के साथ एक्सपीरियंस लेता है, तो उतना ही बेहतर हो जाता है और वो इन सब प्रॉब्लम से उभर के बाहर निकलता है और अच्छा ड्राइवर साबित होता है यूनिट के लिए और रेजिमेंट के लिए। क्या कौन होता है अच्छा ड्राइवर? मतलब अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो एक्सरसाइज में या कहीं पर ड्यूरिंग अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे। एक अच्छा ड्राइवर सर वो रहता है कि जब एक ड्राइवर का पोला है, पीछे कमांडर का पोला है, डायरेक्शंस मिल रहे हैं सारे कमांडर को सर, जो ऑफिसर भी हो सकता है, ट्रुप लीडर भी हो सकता है, सारे डायरेक्शन मिल रहे हैं ट्रुप लीडर को, टैंक कमांडर को। उसको वो जब कन्वे करता है ड्राइवर को कि लेफ्ट जाना है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, आगे मूवमेंट इतना, पीछे मूवमेंट इतना, तो जो उसको कमांडर की बात से उससे मिलाप रख पाए और जो डायरेक्शन है उस पर फॉलो कर पाए, और कुछ ऐसे डिसीजन जो अपने आप ले पाए, जो मौके की और ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए, वो एक बेहतरीन ड्राइवर सर कहा जा सकता है उसको। इनफैक्ट मेरे को जो पर्सनली लगता है, और मेरा डायरेक्टली तो ज़्यादा वो नहीं रहा है, बट और ना कि ज़्यादा एक्सरसाइजेस में रहा हूँ मैं, बट फिर भी एक ड्राइवर के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है वो छोटे से उसमें से देख करके ड्राइव करना। एंड येट आर्मर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिजेस, ऑब्स्टिकल्स क्रॉस Yeah. करने के लिए वो ब्रिजेस, और ब्रिजेस का डायमेंशन थोड़ा ही इधर उधर होता है, और जिस स्पीड से उसके ऊपर से भी वो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स निकालते हैं, मतलब वो मानना पड़ेगा दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। और इसी के लिए सर आर्मर्ड रेगुलर ड्यूरेशंस पे अपनी फील्ड फायर या उसमें ये एक्सरसाइज करती रहती है, जैसे बीएलटी क्रॉसिंग, ब्रिज लेइंग टैंक। यस सर, और बीएलटी क्रॉसिंग जिसकी आप डायमेंशन बता रहे हैं लिमिटेड रहती है, उसमें नए ड्राइवर से लेके पुराने ड्राइवर भी, इवन ऑफिसर्स भी, कि कभी जब मौका लगता है तब उसमें टैंक जो ट्रुप लीडर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि टैंक को क्रॉसिंग कराने की प्रैक्टिस की जाए। तो ये प्रैक्टिस होती रहती है कि हर ड्राइवर इन सब चीज़ों में ट्रेन रहे, जब भी ऐसी मौका पड़े तब वो ऑब्स्टिकल क्रॉस कर पाए, और मन में घबराहट ना रहे कि टैंक लेफ्ट राइट या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए टैंक के साथ। जब आप यूनिट पहुंचते हो तो आप एकदम यंग ऑफिसर होते हो, एंड सारी चीज़ें आप फिर से सीखते हो, बिकॉज एकेडमी वाली जो ट्रेनिंग होती है बेसिक होती है सबके लिए, है ना। इन्फेंट्री, आर्मर, सिग्नल, इंजीनियर, रेजिमेंट सबके लिए सेम है। तो जब आप अपनी अपनी यूनिट्स में जाते हैं, रेजिमेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ दोबारा से सिखलाई होती है एज पर योर आर्म एंड कोर। आपके साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट्स बड़े सारे होते हैं जब एनसीओज एंड जेसीओज आपको एक पूरी ज़िंदगी चलने वाले लेसन्स दे देते हैं। सर जब मैं कमीशन हुआ सर, तो हमारी यूनिट उस टाइम सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में तैनात थी सर। सो एक्लेमेटाइजेशन के स्टेजेस करते हुए सर, फाइनली आफ्टर 15 डेज ऑफ एक्लेमेटाइजेशन मैं स्टेज 3 पे पहुंचता हूं सर। तो स्टेज 3 पे सब रिपोर्टिंग वगैरह करने के बाद सर हमारे एक ड्रिल फॉलो की जाती है सर हमारी रेजिमेंट में, और इनफैक्ट मैक्सिमम ऑफ बटालियंस एंड रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी सर, कि एक लाइन अटैचमेंट ऑफिसर का ट्रूप्स के साथ कराया जाता है सर। सो इन दैट 1 मंथ वो ऑफिसर ट्रूप्स के साथ रहता है सर, उन्हीं के टाइम को फॉलो करता है, उन्हीं का खाना खाता है, एवरीथिंग वो पूरा घुल मिल जाके ट्रूप्स के साथ ही सारी चीज़ें करता है सर। इस बीच जो एक्सपीरियंस है सर, जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्रूमैन, टैंकमैन्स, हर फील्ड के, चाहे वो ड्राइवर हो, गनरी हो, कमांडर्स हो, इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो उन्होंने इतने साल में अपने हासिल किया है, वो हम जैसे न्यूली कमीशनड ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं सर। सो इसी बीच वो देखते हैं कि एक ऑफिसर कितनी मुश्किलात ले सकता है, कितना सीखना चाहता है, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट के साथ सीखेगा सर, उनको पता है कि डाउन द लाइन
यही हमारा आने वाले वक्त में टैंक कमांडर होगा Yeah. और सब्सिक्वेंटली ट्रूप लीडर एंड स्क्वाड कमांडर बनेगा। तो सर ऐसा ही टास्क इक्विपमेंट से वाकफियत रखने के लिए सर, हाई ऑल्टी में यूनिट थी सर, तो मुझे टास्क मिलता था कि आपको रात को, सिंस मर्करी बहुत डिप होता था सर, तो टैंक के Temperature लिए काफी कम टेम्परेचर चला बहुत गया। डाउन जाता था, तो टैंक को रात को 2-3 बार स्टार्ट करना पड़ता था सर। सो एज अ ऑफिसर इन लाइन अटैचमेंट सर, मुझे ये टास्क मिलता है कि आप जाएंगे रात को सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में, ठंड में, आप अपने गैराज में जाएंगे और अपने टैंक्स जो तीनों आपके ट्रुप के टैंक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, उनका मीटर रीडिंग एंड एवरीथिंग आप चेक करेंगे, कोई होजेस वगैरह डैमेज तो नहीं हुई है, और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे सर। सो इस तरीके का चीज़ें जब आप समझते हैं सर, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस, वी आर इक्विपमेंट हैवी आर्म्स सर, तो जब आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, करते हैं खुद, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एफर्ट लगता है एक टैंक को कंटिन्यूस ऑन रोड रखने में। ये कोई एक दिन का काम नहीं है सर, इसमें कंटिन्यूस एफर्ट लगता है, उसी के बाद ही ये हम जो हाई सर्विसिबिलिटी स्टेट हम अचीव करते हैं सर। तो ऐसे ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए सर, जो एक मैंने आपके साथ अभी शेयर किया सर। सर सेम ऐसा ही इंसिडेंट जैसे आपको मालूम है, बटालियन पहुंचने के बाद, रेजिमेंट पहुंचने के बाद ट्रेनिंग का जिम्मेवारी ट्वाइसी की रहती है, जब रेजिमेंट का ट्वाइसी रहता है। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं लाइन अटैचमेंट में ही था, तो हमारे में एक ड्रिल रहती है कि ऑफिसर को ट्रेन करना कि 3 कपोले, कमांडर, गनर और ड्राइवर, ये तीनों कपोले, इसमें से गनर और ड्राइवर इंटरकनेक्टेड रहता है, जिसमें बहुत कम स्पेस अवेलेबल रहती है गनर से ड्राइवर कपोले में जाने की। बट जा सकते हैं मेरी तरह कोई? जा सकते हैं। थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा उसके लिए बस। तो आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में होती है कि अगर टैंक हिट हो जाता है तो कोई एक कपोला आप ऊपर से नहीं खोल पा रहे, क्योंकि ड्राइवर के नीचे हैच होता है जिससे वो ड्राइवर कपोला से बाहर निकल पाए। तो उसमें गन को, उसमें 2-4 ड्रिल्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एक तो आपको गन रोटेट करना आ जाता है, आप गन से ड्राइवर कपोले में जाते, ड्राइवर सीट रिमूव करके हैच खोल के आप नीचे से निकल सकते, तो इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ट्वाइसी मुझे पहले दिन ही, जो कि ये काफ़ी लंबे समय के एडवांस चीज़ है कि इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, पहले दिन ही उसमें गैरेज में ले गए और ये ड्रिल परफॉर्म करने के लिए बोली, जिसमें काफ़ी हद तक मैं सक्षम हुआ और नहीं भी हो पाया। तो फिर उसके बाद वो जो पनिशमेंट आर्मर्ड रेजिमेंट में कॉमन है कि टैंक के नीचे से निकल के दोबारा फ्रंट रूल मार के क्रॉल करके वापस आना है, फ्रंट रूल करके पीछे जाना है, फिर क्रॉल करके टैंक के नीचे से निकलना है। इससे 2-3 चीज़ें आपकी हो जाती हैं, आपको टैंक के नीचे का हल बॉटम याद हो जाता है कि वो कैसा दिखता है। तो एक बार आप फेस डाउन करके क्रॉलिंग करते हैं, एक बार फेस अप करके क्रॉलिंग करते हैं, तो आपको हाइट भी पता चल जाती है कि कितना गैप अवेलेबल है टैंक बॉटम से टैंक अप तक। तो इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं ट्रेनिंग में। आपने कई सारे लोगों को डिमोटिवेट कर दिया आर्मर ज्वाइन करने के लिए। बट अगेन दैट्स ऑन द नहीं लाइटर नहीं, साइड। काफी स्पेस है। दैट्स ऑन द लाइटर साइड। लंबे लोगों को नहीं जाना चाहिए। सर इसी से ही मेरे को एक और फील्ड फायर, जब हमारा महाजन में हुआ था, एक और इंसिडेंट, मैं यंग लेफ्टिनेंट ही था जब यूनिट ज्वाइन की थी, तो मेरी फर्स्ट फील्ड फायर थी वो। तो वो जैसे कि आपको पता है 3 का क्रू रहता है टैंक में, और मैं नया लेफ्टिनेंट था टैंक में, पर टैंक कमांडर उस पर बैठा हुआ था कपूले में ट्रेनिंग। टैंक कमांडर जवान जेसीओ साहब? वैसे ट्रुप लीडर 3 टैंक के लिए एक ट्रुप लीडर रहता है, वो ऑफिसर जेसीओ कोई भी हो सकता है। टैंक कमांडर मतलब जनरली एनसीओ रहते हैं, जो एक सिंगल टैंक की कमांड करते हैं, सीनियर एनसीओ रहते हैं। तो ये जो जिनकी बात कर रहे हैं वो एनसीओ थे? हाँ, वो एनसीओ थे, मैं टैंक कमांडर था, वो गनर थे, सीनियर, मतलब काफ़ी तजुर्बे वाले, 20-21 साल की नौकरी, काफ़ी तजुर्बेदार एनसीओ थे, और सामने ड्राइवर था। तो इन जनरली एक्सरसाइज में क्या होता है, आपकी 72 घंटे की पूरी कंटिन्यूस एक्सरसाइज चलती है, तो आपका टैंक कहीं पे एक एरिया, गिवन एरिया में मोबिलाइज हो जाता है, आप वहाँ पे खड़े रहते हैं और फिर आप टैंक ऑर्डर्स का वेट करते हैं। आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं रेडियो सेट्स पे, जिसके लिए आप हेड गियर पहन के रखते हैं कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस लिसनिंग मोड में रहते हैं कि आपको नेक्स्ट आदेश मिलेंगे तब आपको मूव करना है, कहीं पे जाना है। वो हमारी तरह रेडियो ऑन करके नहीं रिलैक्स कर सकते? नहीं सर, आप वो पहन के रहना पड़ेगा? पहन के भी रह सकते हैं, पर जनरली क्योंकि आपको एक अलर्ट स्टेट में रहें, आप ऑन करके आपको नींद आ सकती है, आप उसको पहन के रहिए कि, और वैसे ऐसा यंग लेफ्टिनेंट आप नहीं चाहते कि यूनिट में आपका, हाँ, आप मिस कर जाएं और फिर किसी और को मौका दें आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग देने का। तो ऐसा ही एक इंस्टेंट था। तो मैं नया नया पहुंचा था और मैं ट्रेनिंग चल रही थी, तो मेरे गनर और ड्राइवर पुराने होने के कारण उन्होंने बोला, साहब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये अगर अगले आदेश आए तो आपकी जिम्मेदारी है ये।
और ये बोल के उन्होंने बोला साहब हम पीछे, तभी जो अब जनरली हम वो कैरी करते हैं अपना बैडिंग कैरी करते हैं, उसने टैंक में बैडिंग कैरी किया हुआ था उन्होंने, पीछे इंजन डेक पे अपना बैडिंग इन्फेंट्री वाले बड़े जीनियस होते हैं। इंजन डेक पे ठंडी का माहौल था, तो इंजन कंटिन्यू चलने से थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उन्होंने अपना बेड लगाया, बोला साहब सुनते रहिए, जब कोई आदेश आए तो मुझे उठा देना और मैं जहां आपको बोलना है वहां टैंक ले जाऊंगा। और आप सुनते रहे फिर। हाँ, शुक्र मनाइए कि सर ये ठंडा हो गया, थोड़ा आगे करके ले आओ इसको, गर्म करवाते हैं। या सो थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू सो मच तुषार, रियली एंजॉयड आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके। इनफैक्ट मैं तो अपने आप को वापस उन दिनों में पहुंच गया था मणिपुर। में। सर Thank you, sir. और आप लोग के थ्रू हम सारे जो असम राइफल्स में सर्व कर रहे हैं, जो आपके आर्मर्ड रेजिमेंट्स में सर्व कर रहे हैं, सबको सैल्यूट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। Sir. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर। Thank you, sir. थैंक यू रवि, थैंक यू तुषार, थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद सर। Jai Hind, sir. जय हिंद सर।